Hello everyone. Let's start the quick revision for capital gain for CA and CMA Inter applicable for November and December 2022 examinations. ओके तो सबसे पहले चीज़ सर कैपिटल गेन में कोई भी इनकम कैपिटल गेन में कब आएगा? जब कोई कैपिटल एसेट हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं, जब कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफ़र करते हैं तब वहाँ पे सिचुएशन अराइज हो सकता है कि कैपिटल गेन आया या फिर लॉस आया, तो वो कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगा इन द प्रीवियस ईयर इन विच ट्रांसफ़र टुक प्लेस। तो जो भी प्रीवियस ईयर में, जो भी फिनेंशियल ईयर में आप कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफ़र करोगे एंड बिकॉज ऑफ दैट ट्रांसफ़र अगर कोई गेन आया या लॉस आया, वो आपका कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगा। कौन सी ईयर? इन द प्रीवियस ईयर इन विच ट्रांसफ़र टेक प्लेस। तो बेसिकली जिस प्रीवियस ईयर में ट्रांसफ़र होगा तो उसी प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल होगा। बट इसका कुछ एक्सेप्शन है जो हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। इंश्योरेंस क्लेम वाला है, कंपलसरी एक्विजिशंस वाला केसेस है, ठीक है। तो सबसे पहले चीज़ तो यहाँ पे जानने पड़ेगा सर व्हाट इज़ कैपिटल एसेट, व्हाट इज़ ट्रांसफर। तो कैपिटल एसेट का डेफिनेशन हम लोग चेक करते हैं। ऑल एसेट्स आर कैपिटल एसेट। जितना भी एसेट है ऑल एसेट्स आर कैपिटल एसेट एक्सेप्ट चार चीज़। क्या? स्टॉक इन ट्रेड। वाई स्टॉक इन ट्रेड इज नॉट कैपिटल एसेट? बिकॉज स्टॉक इन ट्रेड अगर हम स्टॉक को बेचेंगे तो वो बिजनेस इनकम में जाना चाहिए, दैट इज वाई स्टॉक इज नॉट अ कैपिटल एसेट। ओके। दूसरा यहाँ पे क्या है? पर्सनल मूवेबल इफेक्ट। अगर आपके पास कोई भी पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी है दैट विल नॉट बी अ कैपिटल एसेट। कोई भी पर्सनल मूवेबल इफेक्ट लाइक बाइक हो गया, फर्नीचर हो गया, कार हो गया, ये सब आपका कैपिटल एसेट नहीं होगा। बट इसका एक एक्सेप्शन है, just like jewelry, archaeological collections, drawings, paintings, sculptures, any work of art. These are although personal movable effect, but still this will be considered as capital asset. Although jewelry, archaeological collections, drawings, painting, sculptures, any work of art ये capital asset है, ये पर्सनल मूवेबल एसेट है, बट स्टिल इट विल बी अ कैपिटल एसेट। ये इसका एक्सेप्शन। नॉर्मली पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी जो भी होता है वो कैपिटल एसेट नहीं होता, बट ये इसका एक्सेप्शन है। ज्वेलरी है, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन है, ड्राइंग्स है, पेंटिंग्स है, स्कल्पचर्स, एनी वर्क ऑफ आर्ट, ये कैपिटल एसेट माना जाएगा। दैट मीन्स अगर आपके पास पर्सनल इमूवेबल प्रॉपर्टी है लाइक लैंड एंड बिल्डिंग, ये कैपिटल एसेट होगा। ओके, दैट दूसरा चीज़ बिजनेस का कोई भी एसेट होगा वो कैपिटल एसेट होगा। ओनली पर्सनल मूवेबल एसेट को कैपिटल एसेट में काउंट नहीं करता, उसका भी एक्सेप्शन है। ज्वेलरी वगैरह है तो काउंट होगा। बाकी कुछ भी आपका पर्सनल इमूवेबल प्रॉपर्टी होगा तो लैंड एंड बिल्डिंग कैपिटल एसेट होगा। बिजनेस एसेट तो ऑलवेज भी है कैपिटल एसेट, राइट। तीसरा, एग्रीकल्चरल लैंड अगर है, कहाँ पे? रूरल इंडिया। अगर रूरल इंडिया में एग्रीकल्चरल लैंड है तो वो कैपिटल एसेट नहीं होगा। रूरल इंडिया में अगर एग्रीकल्चरल लैंड है तो वो कैपिटल एसेट नहीं होगा। दैट मीन्स अगर अर्बन एरिया में हुआ तो वो कैपिटल एसेट हो जाएगा। ओके। ये बाकी कुछ नोटिफाइड बॉन्ड है जो सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम इशू करेगा, लाइक ये सब जो है, ठीक है। तो बेसिकली ऑल एसेट्स आर कैपिटल एसेट एक्सक्लूडिंग थ्री थिंग्स। स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट नहीं होगा, पर्सनल मूवेबल एसेट कैपिटल एसेट नहीं होगा, एग्रीकल्चरल लैंड अगर रूरल इंडिया में तो कैपिटल एसेट नहीं होगा। बट पर्सनल मूवेबल एसेट का एक्सेप्शन क्या है? ज्वेलरी वगैरह जो भी है, ड्राइंग्स वगैरह, ये सब आपका कैपिटल एसेट होगा। तो दैट इज पर्सनल। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी लाइक लैंड एंड बिल्डिंग कैपिटल एसेट होगा, बिजनेस एसेट है तो कैपिटल एसेट होगा, राइट। तो यहाँ पे एग्जांपल है जैसे कि पर्सनल कार कैपिटल एसेट नहीं होगा, हाउस होल्ड फर्नीचर कैपिटल एसेट नहीं होगा, बिजनेस कार कैपिटल एसेट होगा, पर्सनल बिल्डिंग कैपिटल एसेट होगा। बिकॉज पर्सनल है बट ये इमूवेबल प्रॉपर्टी, बट ये क्या है? आईपी है, आईपी इमूवेबल प्रॉपर्टी। ज्वेलरी, आर्टिस्टिक वर्क कैपिटल एसेट होगा। एग्रीकल्चर लैंड है यूएसए में, रूरल इंडिया में नहीं है तो ये कैपिटल एसेट होगा। एग्रीकल्चर लैंड कोलकाता में, रूरल इंडिया में नहीं तो ये भी कैपिटल एसेट होगा। एग्रीकल्चर लैंड विलेज में तो ये कैपिटल एसेट नहीं होगा, राइट। तो व्हाट इज कैपिटल एसेट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नाउ ट्रांसफर। तो कैपिटल एसेट जब ट्रांसफर होगा तब कैपिटल गेन या फिर लॉस अराइज हो सकता है, राइट। तो ट्रांसफर का डेफिनेशन में क्या होता है? सेल, एक्सचेंज, रिलिंक्विशमेंट ऑफ एसेट, कंपलसरी एक्विजिशन, कन्वर्सन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, ये सब आपका ट्रांसफर का डेफिनेशन में आता है। ओके। सेल, एक्सचेंज, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट, कंपलसरी एक्विजिशन, कन्वर्सन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, ये सब ट्रांसफर का डेफिनेशन में आएगा। क्लास में लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब दूसरा था टॉपिक, वो है टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट। लाइक कैपिटल गेन जो होता है कभी शॉर्ट टर्म होता है, कभी लॉन्ग टर्म होता है। ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का कैपिटल एसेट हम लोगों ने ट्रांसफर किया। इफ द ट्रांसफर इज ऑफ कैपिटल, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट ट्रांसफर किया तो लॉन्ग टर्म कैपिटल, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट ट्रांसफर किया तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, राइट। तो सर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म डिसाइड कैसे होगा? इट विल बी डिसाइडेड बेस्ड ऑन द पीरियड ऑफ होल्डिंग। व्हाट इज पीरियड ऑफ होल्डिंग? तो ये पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या होता है? पीरियड ऑफ होल्डिंग मतलब जब आप कैपिटल एसेट परचेज किए एंड
कब आप उसको सेल किए, उसका बीच का गैप, डेट ऑफ परचेस एंड डेट ऑफ ट्रांसफर का बीच का गैप इज़ द पीरियड ऑफ होल्डिंग। तो यहाँ पे बेसिकली 3 पीरियड ऑफ होल्डिंग को 3 कैटेगरी में हम लोग यहाँ पे क्लासीफाई किया। 12 मंथ्स वाला क्राइटेरिया है, 24 मंथ्स वाला क्राइटेरिया है एंड 36 मंथ्स वाला क्राइटेरिया है। ओके, तो 12 मंथ्स वाला कैटेगरी में 5 ही ऐसे रहता है। लिस्टेड कंपनी का शेयर, म्यूचुअल फंड, याद रखना इक्विटी ओरिएंटेड होना चाहिए, म्यूचुअल फंड वो भी इक्विटी ओरिएंटेड, ठीक है। यूटीआई, जीरो कूपन बॉन्ड एंड अदर लिस्टेड कंपनी का सिक्योरिटीज, दैट इज बॉन्ड, डिवेंचर वगैरह। तो लिस्टेड शेयर्स, म्यूचुअल फंड, इक्विटी ओरिएंटेड, यूटीआई, जीरो कूपन बॉन्ड, अदर लिस्टेड कंपनी का सिक्योरिटीज वगैरह है, तो उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग चेक करना है कि अगर अप टू 12 मंथ्स है तो शॉर्ट टर्म, मोर देन 12 मंथ्स है तो क्या होगा, लॉन्ग टर्म। ओके, तो 24 मंथ्स वाला में हम लोग 2 ही चीज चेक करेंगे, एक अनलिस्टेड कंपनी का शेयर्स, अनलिस्टेड कंपनी का शेयर्स एंड लैंड ऑन बिल्डिंग। तो यहाँ पे 2 एसेट क्लास, यहाँ पे 2 एसेट आता है, वो है अनलिस्टेड कंपनी का शेयर्स एंड लैंड और बिल्डिंग। इसका केस में पीरियड ऑफ होल्डिंग चेक करना है, अप टू 24 मंथ्स अगर होगा तो शॉर्ट टर्म, मोर देन 24 मंथ्स होगा तो क्या होगा, लॉन्ग टर्म। ओके, ये छोड़ के बाद देखिए जितना भी एसेट है सबके केस में हम लोग को पीरियड ऑफ होल्डिंग चेक करना है 36 मंथ्स। अगर अप टू 36 मंथ्स है तो शॉर्ट टर्म, मोर देन 36 मंथ्स है तो लॉन्ग टर्म। ओके, आई होप कि समझ में आ गया होगा। ये बेस्ड ऑन एग्जाम्पल हम लोग कुछ किए थे। नेक्स्ट सर, कैपिटल गेन का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो सिंपल सी चीज़ है, अगर कभी भी कोई भी चीज़ का गेन हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, कितना में हम सेल करें, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। ये जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या है, सेलिंग प्राइस, कितना में हम सेल कर रहे हैं, उससे माइनस करना है सेल के टाइम पे कितना मेरा खर्च हुआ है, एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर, उससे माइनस करना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मतलब क्या मेरा परचेस प्राइस था, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, एसेट परचेस करने के बाद अगर उसमें कुछ एक्स्ट्रा खर्चा वगैरह किया, कैपिटल नेचर का खर्चा वगैरह, ये सब तुम्हारा डिडक्शंस मिल जाएगा। तो इस तरह से ग्रॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा, राइट। तो बेसिकली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जब कैलकुलेट करते हैं वहाँ पे कुछ इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता। ओके, डिपेंड करता है कि पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या है, अकॉर्डिंगली इट विल बी द शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। नाउ 3 चीज़ का यहाँ पे माइनस होगा, एक होगा तुम्हारा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर, दूसरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में परचेस प्राइस भी आएगा, उसके बाद अगर परचेज के टाइम में कुछ और खर्चा किए, लाइक कमीशंस वगैरह दिए हैं, लीगल खर्चा वगैरह जो भी, वो सब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का डिफिकल्ट इसमें आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट क्या होता है कि कोई भी फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट के बाद, परचेस के बाद अगर उसमें कुछ और, लाइक एक लैंड परचेस किया, उसमें हम बाद में बिल्डिंग बनाए, एक बिल्डिंग का फर्स्ट फ्लोर बनाए थे, बाद में हम लोग सेकेंड फ्लोर बिल्डअप किए, तो उस और एनी काइंड ऑफ अगर बाद में हम लोग कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं, ये सब कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में आ जाएगा, राइट। तो याद रखना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में कोई इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता। उसके बाद हम लोग डिस्कस किए थे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में सेम ही है, बट यहाँ पे कम क्या है, इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में, डिपेंड करता है अगर पीरियड ऑफ होल्डिंग 12 मंथ्स, 24 मंथ्स या 36 मंथ से ज़्यादा होगा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द किस टाइप का कैपिटल एसेट था, राइट, जो अभी हम लोग डिस्कस किए। तो यहाँ पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। तो सर इंडेक्सेशन कैसे क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, अगर कोई भी एसेट आप पीरियड ऑफ होल्डिंग आपका लॉन्ग टर्म में क्वालिफाई करता है, उसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। कैलकुलेशन कैसे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपका क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, उसको डिवाइड करना, जिस ईयर का एक्विजिशन था उस ईयर का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स से डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, जिस ईयर हम ट्रांसफर करें उस ईयर का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स से मल्टीप्लाई करना है। सिमिलरली कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट जिस साल हम किए होंगे उसको डिवाइड करना है उस साल का कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट से, और मल्टीप्लाई करना है जिस साल हम एसेट को, कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करें उस साल का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स के साथ। ओके, यहाँ पे और एक ट्रीटमेंट हम लोग डिस्कस किए थे, वो था अगर कोई एडवांस मनी, सपोज कोई भी जब कैपिटल एसेट वगैरह हम लोग सेल करते हैं, समटाइम्स हम लोग क्या करते हैं, कस्टमर से एडवांस मनी लेते हैं। अब बिकॉज ऑफ सर्टेन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हो सकता है कि हम क्या किए, उसका कॉन्ट्रैक्ट, उसका एग्रीमेंट हम कैंसिल करें, उसको सेल नहीं किए, एंड उसका एडवांस मनी जो हम लिए रिसीव किए तो वो हमने क्या किया, फॉरफिट कर दिया। अगर एडवांस मनी हम फॉरफिट किए तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, तो इसके लिए आपको एक चीज़ याद रखना, अगर एडवांस मनी फॉरफिट 1/4/2014 से पहले किए तो क्या होगा, वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से माइनस हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से माइनस हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ से वो एडवांस माइनस करके उसके बाद आपको इंडेक्सेशन निकालना है। अगर 1/4/2014 से पहले अगर एडवांस लेकर हम फॉरफिट किए तो, और 1/4/2014 के बाद एडवांस मनी फॉरफिट किए तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से माइनस नहीं होगा, नॉट टू बी डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, बट वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चले जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चले जाएगा, जिसका हम यहाँ पे समरी कर किए थे। लाइक आप लोगों को याद होगा कि अगर 1/4/2014 से पहले एडवांस लेके फॉरफिट किए तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से माइनस होगा, उसके बाद इंडेक्सेशन का बेनिफिट कैलकुलेट होगा। अगर 1/4/2014 के बाद होगा तो IFOS में आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से माइनस नहीं होगा, राइट। और ये कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स करंट ईयर 21-22 का 317 चल रहा है, इंडेक्सेशन का बेनिफिट 2001-2 से मिलना स्टार्ट हुआ है, राइट। उसको ये सम्स आप लोगों को याद होगा कि किस तरह से हम लोग
कैपिटल गेन का कैलकुलेट कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस किए थे। एक सिंपल फॉर्मेट है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन दिया हुआ था, एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर माइनस करना है। अब इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जिस साल का कॉस्ट था उसका इंडेक्सेशन से डिवाइड करना है इनटू जिस साल ट्रांसफर की उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। सिमिलरली कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, यहाँ क्वेश्चन है 5 लाख था, अब 5 लाख जिस साल में खर्चा किया उस साल के इंडेक्सेशन से डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है करंट ईयर जिस साल ट्रांसफर किया उस साल का इंडेक्सेशन से मल्टीप्लाई करना है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करते हैं, सम बेसिक कंसेप्ट इन कैपिटल गेन। लाइक अगर समटाइम्स क्या होता है, कोई भी कैपिटल एसेट अगर हम लोग अक्वायर किए 1/4/2001 से पहले और अभी हम लोग उसको ट्रांसफर करें, तो इन दैट केस उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा। तो अगर कोई भी कैपिटल एसेट 1/4/2001 से पहले परचेस की, उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा, ओरिजिनल कॉस्ट या फिर फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/2001 व्हिचएवर इज हायर। तो यहाँ पे आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बेनिफिट दे रहा है, ज़्यादा कॉस्ट मतलब मेरा कैपिटल गेन कम होगा, तो इनकम टैक्स यहाँ पे बेनिफिट दे रहा है। ओके, अगर 1/4/2001 से पहले कोई भी कैपिटल एसेट अगर हम परचेस किए हैं तो उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या माना जाएगा ना, ओरिजिनल कॉस्ट या फिर एफएमवी फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/2001 व्हिचएवर इज हायर। ओके, बट यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि अगर आपका क्वेश्चन में एक कैपिटल एसेट लैंड एंड बिल्डिंग है, अगर आपका क्वेश्चन में कैपिटल एसेट लैंड एंड बिल्डिंग है, इन दैट केस किसी भी हाल से ये जो फेयर मार्केट वैल्यू है तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। स्टैम्प ड्यूटी फेयर मार्केट वैल्यू आपका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब इफ़ द कैपिटल एसेट इज़ अ लैंड एंड बिल्डिंग, तो अगर क्वेश्चन में लैंड एंड बिल्डिंग है जो कि ना 1/4/2001 से आगे पहले परचेस किए थे, फेयर मार्केट वैल्यू दिया हुआ है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दिया हुआ है, तो चेक कर लेना ये फेयर मार्केट वैल्यू किसी भी हाल से स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज़्यादा नहीं है, दैट इज़ मैक्सिमम आपको स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ही मिलेगा। ओके, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में दिख रहा होगा कि लाइक यहाँ पे फेयर मार्केट वैल्यू ये दिया हुआ 10 लाख, ठीक है, एंड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दिया हुआ 9 लाख, तो ये 9 लाख की मैक्सिमम आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माना जाएगा। ओके, उसके बाद अकॉर्डिंगली जैसा इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलना है तो उस तरह से इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाएगा, राइट। दूसरा चीज़ जो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट होता है, लाइक कैपिटल एसेट परचेस करने के बाद जो भी हम लोग उसमें एक्स्ट्रा कैपिटल नेचर का खर्चा वगैरह करते हैं, दीज आर कॉल्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, राइट। तो अगर कुछ भी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है, तो अगर 1/4/2001 से पहले कुछ कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट अगर हम लोग किए होंगे उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, उसको आप इग्नोर करो। एनी इंप्रूवमेंट बिफोर 1/4/2001 शैल बी इग्नोर, उसके बाद हुआ होगा तो कंसीडर होगा, उसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट ही मिलेगा। बट अगर 1/4/2001 से पहले कुछ कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट किए होंगे उसको इग्नोर करना, उसका कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा। ओके, लाइक ये क्वेश्चन अगर आपको दिखा होगा, देखो यहाँ पे एक कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट था, एक हम क्या क्या एडिशनल फ्लोर वगैरह बनाए थे, एडिशनल रूम वगैरह, कब 1/4/2001 से पहले, तो इसका डिडक्शंस नहीं मिलेगा। बट 1/4/2001 के बाद जो किए होंगे उसका डिडक्शन भी मिलेगा, उसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी मिलेगा। ओके, अंडरस्टूड। और दूसरा चीज़, कोई भी एसेट अगर 1/4/2001 से पहले परचेस किए होंगे उसका इंडेक्सेशन हमेशा 100 होगा, राइट। उसको डिवाइड करना है 100 से, डिवाइड करना है 100 से। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे था, अगर कोई कैपिटल एसेट वगैरह आपको मिला है बाय वे ऑफ गिफ्ट और इनहेरिटेड, सपोज हमको गिफ्ट मिला मेरा पेरेंट्स से, मेरा पापा हमको गिफ्ट किया, ओके, मेरा पापा हमको कुछ कैपिटल एसेट गिफ्ट किया, तो बाद में हम इस कैपिटल एसेट को सेल किए, तो कैपिटल गेन विल बी टैक्सेबल इन माय हैंड। बट जब मेरा पापा हमको गिफ्ट किया होगा वो एग्जेम्प्टेड ट्रांसफ़र होता है। जब हम एग्जेम्प्टेड ट्रांसफ़र बताएंगे वहाँ देखना कि अगर कोई कैपिटल एसेट किसी को गिफ्ट करता है तो सामने वाला जो गिफ्ट देता है उसके हाथ में टैक्सेबल नहीं होता। ओके, बट जिसको गिफ्ट मिला उसका कॉस्ट क्या माना जाएगा, जो प्रीवियस ओनर है, प्रीवियस ओनर का कॉस्ट इसका कॉस्ट माना जाएगा। तो बेसिकली जब सामने वाला सेल करेगा, जब सपोज हमको गिफ्ट मिला था प्रॉपर्टी मेरा पापा से, अब हम उस प्रॉपर्टी को सेल करें तो मेरा सेल वैल्यू उससे माइनस करना है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो मेरे लिए तो कॉस्ट नील होना चाहिए। बट इनकम टैक्स बोल रहा है कि तुम्हारा यहाँ इन दैट केस कॉस्ट जो प्रीवियस ओनर मतलब मेरा पापा जिस भी प्राइस में उस प्रॉपर्टी को परचेस किया होगा उसका कॉस्ट मेरा कॉस्ट माना जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन प्रीवियस ओनर का लेना है, पीरियड ऑफ होल्डिंग भी प्रीवियस ओनर जब से परचेस किया तब से बेनिफिट मिलेगा, इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी वहाँ तब से मिलेगा। दूसरा चीज़, अगर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट किया हम भी किए हैं तो मिलेगा, प्रीवियस ओनर सपोज मेरा पापा भी अगर किया होगा तो उसमें भी मिलेगा। ओके, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन प्रीवियस ओनर का लेना है, पीरियड ऑफ होल्डिंग भी प्रीवियस ओनर जब से परचेस किया तब से काउंट करना है, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट दोनों का डिडक्शन मिलेगा, अगर हम भी कुछ कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट किए होंगे उसका भी डिडक्शन मिलेगा, प्रीवियस ओनर भी किया होगा तो उसका भी मिलेगा। दूसरा, अगर एडवांस मनी फॉरफिट किए तो प्रीवियस ओनर सपोज हमको गिफ्ट देने से पहले मेरा पापा किसी को सेल करने के लिए सोच रहे थे, ओके, वो किसी से एडवांस लिए थे, बाद में वो एडवांस मनी फॉरफिट हो गया, उनको वो सेल नहीं किया, तो वो जो एडवांस मनी फॉरफिटेड बाय द प्रीवियस ओनर है तो उससे मेरा लेना देना नहीं, इट विल नॉट इफेक्ट माई कैलकुलेशन, वो आपको इग्नोर करना है। वो एडवांस मनी फॉरफिटेड जो है बाय द प्रीवियस ओनर वो माइनस नहीं होगा, इट विल बी टैक्सेबल अंडर अदर सोर्सेज प्रीवियस ओनर का हाथ में। बट अगर एडवांस मनी हम फॉरफिट किए तो
वो टैक्सेबल, वो क्या, जैसे हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे थे, अगर 1/4/2014 से पहले होगा तो कॉस्ट से माइनस होगा, 1/4/2014 के बाद होगा तो टैक्सेबल होगा अंडर अदर सोर्सेस। ठीक है, ये 4 पॉइंट याद रहे। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट किए थे सेक्शन 50 से। सेक्शन 50 से क्या बोल रहा था, अगर कोई कैपिटल एसेट अगर हम लोग मार्केट अगर सेल कर रहे हैं अगर कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफर हुआ एंड वो कैपिटल एसेट क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग है, तो सेक्शन 50 से बोलता है तो आप चेक करो कहीं उसका सेल वैल्यू जो सेलिंग प्राइस है वो स्टैम्प वैल्यूएशन डिपार्टमेंट का जो वैल्यू है उससे कमती तो नहीं है। अगर आपका सेलिंग प्राइस इज लेस देन वैल्यू ऑफ द स्टैम्प डिपार्टमेंट तो स्टैम्प डिपार्टमेंट का जो वैल्यू है वो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा। बट यहाँ पे याद रखना एक अमेंडमेंट आया था, एक सीधा सीधी कंपेयर नहीं करेंगे, सेलिंग प्राइस के साथ और 10% ऐड करेंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद कंपेयर करना है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के, दैट इज 10% आपको रिलैक्सेशन दी जाता है। सेलिंग प्राइस के साथ 10% और ऐड करना, उसके बाद भी अगर आपका सेलिंग प्राइस प्लस 10% स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कमती आता है, इन दैट केस स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विल बी द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशंस। बट अगर सेलिंग प्राइस के साथ 10% ऐड करने के बाद देखा गया कि ये वैल्यू ज़्यादा आ रहा है तो ओनली द सेलिंग प्राइस दैट विल बी द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशंस। ओके, जैसे कि इस एग्जाम्पल अगर हम लोग देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। लाइक ये केस 1 देखो, एक्चुअल सेलिंग प्राइस है 80 बट स्टैम्प वैल्यूएशन का कॉस्ट कितना है, वैल्यू दिया हुआ 98, तो हम 80 वर्सेस 98 नहीं करेंगे, 80 के साथ 10% ऐड करने से ज़्यादा 88, अब 88 वर्सेस 98 करेंगे, तब भी देखा गया कि कमती आ रहा, इन दैट केस स्टैम्प वैल्यूएशन का जो वैल्यू है वो तुम्हारा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा। ओके, अब देखो दूसरा सिचुएशन, यहाँ पे 100 है, यहाँ 102, तो 100 डायरेक्ट कंपेयर नहीं करें, 100 के साथ 10% और ऐड करेंगे तो 110 आता है, 110 वर्सेस 102, तो ज़्यादा कौन 110, बट 110 नहीं, जो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस था वो 100, तो वही माना जाएगा यहाँ पे। ओके, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समटाइम्स क्या होता है अगर हम चैलेंज कर दिए कि वैल्यूएशन स्टैम्प वैल्यूएशन डिपार्टमेंट का वैल्यू बहुत ज़्यादा है, अगर कोर्ट में चैलेंज कर दिए तो कोर्ट अगर कुछ नया वैल्यू डिसाइड करता है वो दैट वैल्यू विल बी कंसीडर फॉर द पर्पस ऑफ कंपेरिजन। अगर तुम्हारा क्वेश्चन है फेयर मार्केट वैल्यू भी दिया हुआ है, स्टैम्प ड्यूटी का भी वैल्यू दिया हुआ है, तो हुई एवर इज लोअर वो कंसीडर करना है, स्टैम्प डिपार्टमेंट का वैल्यू या फिर फेयर मार्केट वैल्यू, हुई एवर इज लोअर कंसीडर करना है। समटाइम्स तुम्हारा क्वेश्चन में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 2 डेट का दिया हुआ रहता है, एक होता है डेट ऑफ अग्रीमेंट, एक होता है डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो कौन सा डेट का कंसीडर करें सर, डेट ऑफ एग्रीमेंट का कंसीडर करना है, प्रोवाइडेड अगर आपको ऑन और बिफोर द डेट ऑफ एग्रीमेंट कुछ एडवांस पेमेंट मिल गया होगा, ऑनलाइन मोड, एनईएफटी, ई पेमेंट, इस तरह कैश में मिला होगा तो नहीं होगा, राइट, तो डेट ऑफ एग्रीमेंट, अगर नहीं मिला तो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का जो भी वैल्यू था वो वैल्यू कंसीडर करना है। ओके, दूसरा यहाँ पे एक अमेंडमेंट था, तो ये अमेंडमेंट बेसिकली क्या था, अगर आप जो कैपिटल एसेट ट्रांसफर कर रहे हो वो अगर रेसिडेंशियल यूनिट है, कुछ रेसिडेंशियल यूनिट लाइक लैंड एंड बिल्डिंग जो कि रेसिडेंशियल यूनिट है, इन दैट केस जो 110% हमको दे रहा था, 10% का रिलैक्सेशन मिल रहा था, यहाँ पे 20% का रिलैक्सेशन मिलेगा। तो कंपेयर करने के लिए हम सेलिंग प्राइस के साथ और 20% ऐड करेंगे, उसके बाद कंपेयर करेंगे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के साथ। बट यहाँ पे कुछ कंडीशन है। तीसरी कंडीशन नंबर 1, ये जो ट्रांसफर हुआ होगा 12 नवंबर 22 से लेके 30 जून 21 का बीच होना चाहिए, 12 नवंबर 20 से लेके 30 जून 21 का बीच होना चाहिए। दूसरा, ये वंस इन अ लाइफ टाइम, ये जो है तुम्हारा ये फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट होना चाहिए, ये जो रेसिडेंशियल यूनिट है फर्स्ट टाइम हम सेल कर रहे होंगे। तीसरा पॉइंट क्या है, जो मेरा सेल्स कंसिडरेशन है ये 2 करोड़ से कमती होगा, सेल्स कंसिडरेशन 2 करोड़ से कमती होगा तब ये वाला बेनिफिट मिलेगा। ओके, अब ये जो हम लोग सेक्शन रीड किया है सेक्शन 50C, ये कैपिटल गेन में जैसे एप्लीकेबल है, सेम चीज़ अगर लैंड एंड बिल्डिंग कोई एज अ स्टॉक इन ट्रेड होल्ड करता है, लाइक रियल एस्टेट डेवलपर के लिए कोई रियल एस्टेट कंपनी है जिसका काम ही है लैंड बिल्डिंग बना के सेल करना, तो अगर उसको एज अ स्टॉक इन ट्रेड्स होल्ड करता है एंड बाद में वो अगर सेल करता है इसको, ठीक है, इन दैट केस सपोज जो सेल किया सेलिंग प्राइस अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कमती रहा तो वहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कोई सेल्स माना जाएगा। तो सेम चीज़ जो अभी हम लोग कैपिटल एसेट के लिए किए, सेम प्रोविजन एज इट इज़ एप्लीकेबल फॉर लैंड एंड बिल्डिंग, अगर एज अ स्टॉक इन ट्रेड हम लोग होल्ड करते हैं उसको अगर बाद में सेल करते हैं एंड दैट सेलिंग प्राइस अगर मेरा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कमती आएगा, तो यहाँ भी जैसे 10% बेनिफिट मिल रहा था, 20% बेनिफिट मिल रहा था, सेम चीज़ एज इट इज़ एप्लीकेबल है सेक्शन 43CA के लिए, जो आज हम लोग डिस्कस किए थे पॉइंट नंबर 5.41 पेजेस में था, राइट। देखो ये क्वेश्चन इज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 2 अलग अलग डेट का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू था, बट याद रहे हम लोग को डेट ऑफ एग्रीमेंट लेना है, प्रोवाइडेड अगर कुछ एडवांस मिल गया होगा तो बाय ऑफ अकाउंट, पे चेक, ऑनलाइन मोड, एनईएफटी, वॉट एवर इट इज। ओके,
नेक्स्ट हम लोग डिस्कस किए थे सर कि कैपिटल गेन ऑन रिसीट बेसिस। तो नॉर्मली क्या है, जो कैपिटल गेन का अगर हम लोग चार्जिंग सेक्शन देखें क्या बोलते हैं, जिस साल में हम कैपिटल ऐसे ट्रांसफर करते हैं उस साल आपका कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा। ठीक है, दैट इज बेसिकली प्रीवियस ईयर के बाद हम लोग असेसमेंट ईयर में उसका टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, बट कुछ कुछ सिचुएशन है जैसे कि इंश्योरेंस क्लेम वाला केसेस है, कंपलसरी एक्विजिशन बाय गवर्नमेंट। ठीक है, ये सब केसेस में क्या बोलता है, एंड अभी फिर हम लोग देखें कन्वर्सन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इनटू, यहाँ पे बोलता है जब एक्चुअल में पैसा मिलेगा, ठीक है, तब जाके वो टैक्सेबल वाला। इंश्योरेंस क्लेम का कहानी क्या था, अगर कोई भी एक कैपिटल एसेट है जिसके ऊपर आपका इंश्योरेंस किया हुआ है, अब उस कैपिटल एसेट बिकॉज ऑफ दैट रीज़न, क्या क्या रीज़न है, फ्लड, टाइफोन, जो भी नेचुरल डिजास्टर वगैरह हुआ, रायट, सिविल डिस्टर्बेंसेस, एक्सीडेंटल फायर वगैरह होकर आपका कैपिटल एसेट डिस्ट्रॉय हो गया। तो यहाँ पे कैपिटल एसेट को आप एक्चुअली में सेल नहीं कर रहे हो, कैपिटल एसेट यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो रहा है बिकॉज ऑफ द नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड, सिविल डिस्टर्बेंसेस, फायर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, या फिर जहाज डूब गया जो कैपिटल एसेट आपका, वहाँ पे भी डैमेज डिस्ट्रॉय हो सकता है, इसको भी ट्रांसफर माना जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे सर टैक्सेबल कैसे होगा, यहाँ पे टैक्सेबल क्या होगा, जिस साल आपका एक्सीडेंट टुक प्लेस हुआ उस साल टैक्सेबल नहीं होगा, कोई टैक्स लायबिलिटी भी अराइज नहीं होगा। जब आपको इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलेगा, जब आपको इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलेगा उस साल कैपिटल गेन टैक्स कैलकुलेट करना है एंड पेमेंट करना है। ओके, तो नाउ यहाँ पे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या माना जाएगा ना, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन विल बी, जो इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिला वो, अगर समटाइम्स इंश्योरेंस कंपनी से पैसा नहीं मिल के इंश्योरेंस कंपनी उसको रिप्लेसमेंट करता है, जो अगर एसेट मिला तो रिप्लेस्ड एसेट मिला, ओके, तो उस एसेट का फेयर मार्केट वैल्यू कंसीडर करना है, दैट विल बी योर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। उससे माइनस करना है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो एक्चुअल में आपका कॉस्ट था उसका, बट यहाँ पे इंडेक्सेशन का भी बेनिफिट मिलेगा। तो याद रहे, इंडेक्सेशन का जो बेनिफिट मिलेगा कब तक, कौन सा पीरियड तक मिलेगा, जिस दिन तक, जिस पीरियड में आपका एसेट, जिस ईयर में आपका एसेट डिस्ट्रॉय हुआ उस ईयर तक का मिलेगा। सपोज आज है 2022, ओके, तो 2022 में इंश्योरेंस कंपनी का पैसा मिला बट मेरा एसेट डिस्ट्रॉय हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था कब, आज से 2 साल पहले, तो इंडेक्स का बेनिफिट 2 साल पहले तक का जो है वहाँ डिवाइडेड बाय करना है जिस साल एसेट परचेस किए थे उस साल का इंडेक्सेशन से, एंड मल्टीप्लाई करना है करंट ईयर का ट्रांसफर, नो नॉट करंट ईयर, जिस साल एक्चुअली में एसेट डिस्ट्रॉय हुआ था उस साल का इंडेक्सेशन से मल्टीप्लाई करना है। याद रहे, नॉर्मल सम्स में लोग क्या करते हैं, जिस साल सेल करते उस साल का इंडेक्सेशन से मल्टीप्लाई करते, बट यहाँ पे मल्टीप्लाइंग जो इन्फ्लेशन इंडेक्स होगा वो जिस साल एसेट डिस्ट्रॉय हुआ था उस साल तक इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। तो पीरियड ऑफ होल्डिंग भी कब तक काउंट करना है, उसी साल तक, डेट ऑफ परचेस से लेकर डेट ऑफ डैमेज व डेट ऑफ एक्सीडेंट जो था वहाँ तक काउंट करना है। ओके, इसके ऊपर हम लोग 3-4 सम्स भी किए हैं। नेक्स्ट था कंपलसरी एक्विजिशंस बाय गवर्नमेंट। समटाइम्स गवर्नमेंट क्या करता है, कैपिटल एसेट वगैरह कंपलसरी, सपोज कोई बिल्डिंग था, कोई लैंड था रास्ते के ऊपर, तो गवर्नमेंट वहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट बनाना चाहता है, तो कंपलसरी गवर्नमेंट क्या करता है, उस बिल्डिंग, उस लैंड को क्या करता है, एक्वायर कर लेते हैं। इन दैट केस गवर्नमेंट आपको कंपेंसेशन देता है, राइट। समटाइम्स कंपेंसेशन से अगर इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड तो हम लोग लीगल केस करते हैं, तो कंपेंसेशन गवर्नमेंट बढ़ा के भी देता है, दैट इज कॉल्ड इनहैंस कंपेंसेशन, राइट। तो अगर इनिशियल कंपेंसेशन, दैट मीन्स यहाँ पे एक्चुअल में हम सेल नहीं करें, गवर्नमेंट जबरदस्ती हमसे ले रहा था, दैट इज ऑल्सो ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट, तो वहाँ पे भी कैपिटल गेन टैक्स अराइज हो सकता है। सपोज गवर्नमेंट आज से 2 साल पहले हमसे कंपलसरी एक्वायर कर लिया कोई प्रॉपर्टी, ठीक है, तो उस साल तो मेरा ट्रांसफर हो गया बट पैसा तो नहीं मिला, पैसा अब टैक्सेबल कब होगा, जिस साल आपको थोड़ा बहुत भी, दैट इज थोड़ा बहुत भी, when compensation और पार्ट देयर इज फर्स्ट इज, थोड़ा बहुत भी अगर आपको इनिशियल कंपेंसेशन फुल या फिर पार्ट अगर मिल गया तभी उसी साल ही टैक्सेबल होगा। सपोज इस साल हमको पार्टली या फिर फुल्ली इनिशियल कंपेंसेशन मिल गया तो इस साल टैक्सेबल होगा, बट याद रहे टैक्सेबल इस साल होगा, बट पीरियड ऑफ होल्डिंग, इंडेक्सेशन कब तक होगा, टिल द डेट ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन। सपोज आज से 2 साल पहले, फॉर एग्जाम्पल 1819 या फिर 1920 में कंपलसरी एक्विजिशन हुआ था, तो जो इंडेक्सेशन का बेनिफिट पीरियड ऑफ होल्डिंग वहीं तक ही काउंट होगा। तो यहाँ पे जो इंडेक्सेशन क्या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालने के लिए हम लोग जो इंडेक्सेशन मल्टीप्लाई करेंगे वो अभी का नहीं होगा, इस साल का नहीं होगा, वो आज से 2 साल पहले जो गवर्नमेंट जिस साल कंपलसरी एक्वायर किया था उस साल का इंडेक्सेशन से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट एक्वायर किया था 2007 में, तो हमको 7-8 का इंडेक्सेशन से मल्टीप्लाई करना है, पैसा कब मिला 20-21 से, तो हमको यहाँ पे 7-8 का इंडेक्सेशन से मल्टीप्लाई करना है, ओके। अब सर क्या होगा, इनहैंस कंपेंसेशन क्या होगा, अब देखो जब हम इनिशियल कंपेंसेशन मिला था द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कुछ कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट था तो कैलकुलेट कर लिए। अब जब इनहैंस कंपेंसेशन मिला तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो माइनस करने के लिए कुछ रहा ही नहीं, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा, नील। अब सर इनहैंस कंपेंसेशन कब टैक्सेबल होगा, जब जैसे मिलेगा, टैक्सेबल एज एंड व्हेन रिसीव, जब जब मिलेगा तब तब टैक्सेबल होते जाएगा।
यहाँ पे पीरियड ऑफ होल्डिंग सेम वहाँ पे जो था वही काउंट होगा लॉन्ग टर्म। अगर ये लॉन्ग टर्म था तो ये भी लॉन्ग टर्म, ये शॉर्ट टर्म था तो ये भी शॉर्ट टर्म होगा। बट यहाँ पे कुछ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट नहीं होगा, नील होगा, बिकॉज ऑलरेडी हम यहाँ पे क्लेम कर चुके होते हैं। समटाइम्स गवर्नमेंट क्या करता है, क्या करता है, कंपेंसेशन के ऊपर इंटरेस्ट देता है, तो वो सीधा सीधे तुम्हारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चले जाएगा, अदर सोर्सेज में। बट हाँ, उसमें 50% डिडक्शन मिल जाएगा, दैट इज 50% विल टैक्सेबल, 50% डिडक्शन मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं गुडविल। गुडविल क्या होता है, अगर कोई गुडविल, अगर कॉस्ट गुडविल अगर सेल्फ जनरेटेड है तो उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं होता है। अगर परचेज गुडविल है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जितना परचेज किए थे वो होता है। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो हम लोग डिस्कस किए थे, दैट इज द कन्वर्सन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड एंड वाइस वर्सा। सपोज तुम्हारा कंपनी में कुछ एसेट, कैपिटल एसेट था, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर लेके चलते हैं, सपोज मेरा पास कुछ लैंड एंड बिल्डिंग था, तो आई हैव क्लासिफाइड दिस कैपिटल एसेट टिल दिस ईयर, बट टिल लास्ट ईयर। अब क्या हुआ, लास्ट ईयर से हम क्या किए, रियल एस्टेट बिजनेस स्टार्ट किए, तो आई हैव कन्वर्टेड दिस कैपिटल एसेट दैट लैंड एंड बिल्डिंग एज अ स्टॉक इन ट्रेड। हम क्या किए, वो जो लैंड एंड बिल्डिंग को उसको क्या किए, उसमें कंस्ट्रक्शन करके फ्लैट बना के उसको बेचने शुरू कर दिए। दैट मीन्स हम कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किए। तो इन दैट केस कैपिटल गेन का ट्रीटमेंट क्या हो, कैपिटल टैक्स कैसे कैलकुलेट हो, कैपिटल गेन टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा। तो इनकम टैक्स एक्ट का देखा जाए तो कन्वर्सन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, या फिर उल्टा स्टॉक इन ट्रेड टू कैपिटल एसेट, इसको भी ट्रांसफर का डेफिनेशन में लाया गया है। बट यहाँ पे क्या है, जिस साल हम कन्वर्सन किए होंगे उस साल कुछ टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट नहीं होगा, उस साल कैपिटल गेन लायबिलिटी मेरा क्रिएट नहीं होगा। बट जिस साल एक्चुअली कैपिटल एसेट को कन्वर्ट करके जब स्टॉक में लाए थे जिस साल, उस साल कुछ नहीं होगा। बट एक्चुअल में जब ये स्टॉक सेल होगा जिस साल, उस साल मेरा इनकम कैलकुलेट होगा, दो इनकम कैलकुलेट होगा, एक होगा बिजनेस इनकम, दूसरा होगा कैपिटल गेन। तो जिस साल एक्चुअल में हम सेल करेंगे, ठीक है, जिस साल एक्चुअल में जो यहाँ पे कैपिटल गेन इज टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ एक्चुअल सेल, बट इंडेक्सेशन का जो बेनिफिट है वो मिलेगा कब तक, टिल द डेट ऑफ कन्वर्सन। सपोज आज से 2 साल पहले हम कन्वर्सन किए थे, तो आज से 2 साल पहले जो इंडेक्सेशन था तो उस इंडेक्सेशन से मल्टीप्लाई होगा, पीरियड ऑफ होल्डिंग भी वहीं तक ही काउंट होगा। ओके, बट कैलकुलेशन जो होगा कैपिटल गेन का इस साल होगा, टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट होगा, अराइज होगा इस साल होगा। तो बेसिकली जब हम जो भी ईयर हम लोग एक्चुअल कैपिटल एसेट जो कन्वर्ट किए थे स्टॉक में, उसको जिस साल भी सेल करेंगे उस स्टॉक को, तो उस साल दो इनकम कैलकुलेट होगा, एक होगा बिजनेस इनकम दैट विल सेल माइनस फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्सन। जब एसेट कन्वर्ट होता है, कैपिटल एसेट स्टॉक में कन्वर्ट हुआ था, उस कन्वर्सन का डेट में एक फेयर मार्केट वैल्यू कैलकुलेट होता है, उस फेयर मार्केट वैल्यू एंड सेल का डिफरेंस को हम लोग बोलेंगे बिजनेस इनकम। ओके, अब सर कैपिटल गेन तब भी कैलकुलेट कर कैसे करेंगे, तो ये जो फेयर मार्केट वैल्यू था उस फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्सन से माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, या फिर अगर शॉर्ट टर्म होगा तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, अगर लॉन्ग टर्म होगा तो इंडेक्स कॉस्ट का बेनिफिट मिलेगा, इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। बट ये जो इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा कौन सा, ठीक है, ये ईयर ऑफ कन्वर्सन, ईयर ऑफ कन्वर्सन वाला, ईयर ऑफ कन्वर्सन, जिस साल कन्वर्सन का उस साल का इंडेक्सेशन से मल्टीप्लाई करना है, नॉट जिस साल सेल हो रहा है उस साल से। ये एक्सेप्शन है। नॉर्मली क्या होता है, कैपिटल गेन इज टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर, बट यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है 2 साल पहले ना, तो 2 साल पहले वाला टैक्स लायबिलिटी अभी क्रिएट हो रहा है जब एक्चुअल में सेल हो, बट ट्रांसफर 2 साल पहले हुआ, तो ट्रांसफर 2 साल पहले हुआ, तो 2 साल पहले वाला जो इंडेक्सेशन था उससे मल्टीप्लाई होगा, राइट। ओके, इसका ऊपर एक एग्जांपल भी हम लोग किए थे, लाइक एक कंपनी था जो कि ना कंस्ट्रक्शन का रियल एस्टेट बिजनेस में इन्वॉल्व हुआ। वो क्या किया, अपना लैंड एंड बिल्डिंग को क्या किया, कंस्ट्रक्शन करके फ्लैट बनाया, फ्लैट बना के फिर सेल किया। अगर सपोज एक बिल्डिंग में 20 फ्लैट बनाया बट सेल किया 15 फ्लैट, तो आपको प्रोपोर्शनेट करना था वहाँ पे। यहाँ पे जो हम बिजनेस इनकम में जो हम फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे ये प्रोपोर्शनेट लेना था, यहाँ पे जो फेयर मार्केट वैल्यू था ये भी प्रोपोर्शनेट लेना था। ये सम्स था 2014 में दिसंबर में आया हुआ है, ये सम्स हम लोग डिस्कस किए थे, राइट। तो अगर उल्टा हुआ, सपोज सर स्टॉक इन ट्रेड को हम कैपिटल एसेट में ट्रांसफर करें, तो जिस साल हम ट्रांसफर करें उस साल कुछ नहीं होगा, जब एक्चुअल में उस कैपिटल एसेट को हम बेचेंगे उस साल मेरा टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट होगा। तो जिस साल हम बेचेंगे उस साल बिजनेस इनकम कैलकुलेट होगा, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द रेट ऑफ कन्वर्सन माइनस कॉस्ट। और कैपिटल गेन क्या होगा, जो सेल किए थे, सेल से जो फेयर मार्केट वैल्यू या फिर कॉस्ट जो था आपका माइनस कर दो तो आ जाएगा। तो यहाँ पे एक एग्जांपल भी लिए थे, लाइक शेयर्स ट्रेडिंग हम कर रहे थे, सडनली हम क्या किया, स्टॉप कर दिया, तो उसको फिर क्या किया हम लोग स्टॉक एक कैपिटल एसेट में कन्वर्ट किए। तो ये सम्स भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए थे। तो बेसिकली आपको याद रखना ये है कि अगर कोई भी कैपिटल एसेट स्टॉक में ट्रांसफ़र किए तो बेसिकली पीरियड ऑफ होल्डिंग एंड कन्वर्सन कहाँ तक काउंट होगा, ईयर ऑफ ट्रांसफ़र होगा। बट एक्चुअल सेल्स लायबिलिटी कैलकुलेट कब करना, एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी कब कैलकुलेट करना है, इन द ईयर ऑफ एक्चुअल से। दो इनकम होगा, बिजनेस इनकम एक्चुअल सेल माइनस फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्सन्स
कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्सन माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या फिर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है। उसके बाद हम लोग डिस्कस किए थे ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट वाला। ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट वाला केसेस क्या था, सपोज एक प्रोमोटर एंड लैंडलॉर्ड का बीच एक एग्रीमेंट होता है। प्रोमोटर लैंडलॉर्ड से क्या करता है, ज़मीन लेता है, ज़मीन लेके वहाँ पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करता है, उसका बदले क्या करता है, उसको कुछ कैश देता है या फिर उसको क्या करता है, कुछ शेयर्स देता है, सपोज 5 फ्लैट 10 फ्लैट देते हैं, वॉट एवर इट इज़। तो यहाँ पे जो लैंड लॉट है वो क्या करता है, एक पावर ऑफ अटर्नी बेसिकली प्रोमोटर को दे देता है, दिस इज कॉल्ड ए ट्रांसफर। बट जिस साल पावर ऑफ अटर्नी देता है उस साल संगे संग बिल्डिंग तो बनता नहीं, बिल्डिंग बनने में टेक्स टाइम। तो क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है, तो ये टैक्स लायबिलिटी कब क्रिएट होगा, इन दी हैंड ऑफ लैंडलॉर्ड। तो यहाँ पे बोला है जब तक कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिलता तो कब कैलकुलेट होगा, द टैक्स इट विल बी चार्जेबल टू इनकम टैक्स इन द प्रीवियस ईयर इन हुई सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन फॉर द होल और द पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इशूड बाय द कंपनी ऑथर। जिस साल कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा उस साल वो टैक्सेबल होगा। जिस साल सपोज आज से 5 साल पहले वो लैंडलॉर्ड ने क्या किया था, प्रोमोटर को पावर ऑफ अटर्नी दे दिया था कंस्ट्रक्शन करने के लिए, बट इस साल जाके उस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, तो इस साल उस लैंडलॉर्ड के हाथ में टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने पड़ेगा, कैपिटल गेन टैक्स लायबिलिटी। तो कैसे कैलकुलेट होगा, यहाँ पे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या माना जाएगा, अगर प्रोमोटर ने उसको कुछ कैश दिया होगा तो वो कैश प्लस अगर कुछ बिल्डिंग या फिर फ्लैट वगैरह दिया होगा तो उसका फेयर मार्केट वैल्यू, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेना है हमको उस लैंड और बिल्डिंग का, प्लस अगर कैश मिलेगा तो कैश, दोनों मिला के होगा। ओके, तो कॉस्ट बेसिकली उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो रहेगा लैंडलॉर्ड के हाथ में, जितना भी वो लैंड परचेस किया था, बिल्डिंग परचेस किया था, वो माइनस हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। बट याद रहे इसका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगा, इस पूरा बिल्डिंग का फेयर मार्केट वैल्यू नहीं, उस बिल्डिंग में लैंडलॉर्ड को जितना शेयर मिला है उसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू प्लस अगर कुछ कैश मिला होगा तो कैश। तो क्वेश्चन यहाँ पे एक डिस्कस किए थे, यहाँ पे बेसिकली एक रिफंडेबल एडवांस था, तो अगर कोई रिफंडेबल एडवांस है दिस इज नॉट अ कंसिडरेशन, ये काउंट नहीं होगा। ये और भी डिटेल में हम लोग डिस्कस किए थे, होप्स याद होगा। अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ओके, अब हम लोग स्लम सेल स्टार्ट करते हैं। स्लम सेल सेक्शन 50B, स्लम सेल सेक्शन 50 कैपिटल बी। तो ये स्लम सेल होता क्या है, स्लम सेल बेसिकली क्या होता है कि जब बिजनेस अंडरटेकिंग से, ठीक है, वो क्या करता है, उसका कुछ डिविजन्स, उसका कुछ सेगमेंट को यहाँ पे बेच देता है। ठीक, सपोज एक कंपनी का एक सॉफ्टवेयर डिवीजन था, हार्डवेयर डिवीजन था, वो क्या क्या सॉफ्टवेयर डिवीजन बेच दे रहा। सपोज एक कंपनी होटल इंडस्ट्री में था, एक कंपनी ऑटोमोबाइल में भी था, एक कंपनी टेक्सटाइल में भी था, वो अपना एक सेगमेंट बेच दे रहा। तो यहाँ पे कंपनी क्या करता है, उसका इंडिविजुअल एसेट एंड लायबिलिटीज़ का क्या करता है, कोई वैल्यू असाइन कैलकुलेट नहीं करता। नॉर्मली जब कैपिटल गेन होता है इंडिविजुअल एसेट वाइज होता है, राइट। यहाँ पे इंडिविजुअल एसेट एंड लायबिलिटीज़ का कुछ वैल्यू असाइन नहीं होता। यहाँ पे कंपनी एक लम सम, यहाँ पे कंपनी एक लम सम कंसिडरेशन में उसका जो बिजनेस अंडरटेकिंग है उसको बेच देता है। एक कंपनी ABC लिमिटेड, उसका एक बिजनेस सेगमेंट था, सपोज कुछ भी, सपोज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री सेगमेंट था, उसको बेच दे रहा है एक लम सम कंसिडरेशन में। तो यहाँ पे जो बिजनेस सेगमेंट वो बेचता है तो उसके साथ साथ एसेट को भी बेच देता है, लायबिलिटी को भी ट्रांसफर करते हैं, एसेट भी ट्रांसफर हो जाता है एंड लायबिलिटी भी ट्रांसफर हो जाता है। तो कंपनी को क्या मिला, कंपनी को पैसा मिला, लम सम कंसिडरेशंस, ठीक है। तो ये फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होना चाहिए था, बट अमेंडमेंट आ गया। जो कैपिटल यहाँ पे फेयर मार्केट वैल्यूएशन होगा, जो फेयर मार्केट वैल्यू होगा वही उसका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा, ठीक है। दूसरा चीज, तब सर यहाँ पे फेयर मार्केट वैल्यू जो हम बिजनेस ट्रांसफर किए तो उसका जो फेयर मार्केट वैल्यू आया, ठीक है, तो वो मेरा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो गया। तो अब सर मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशंस क्या होगा, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशंस या फिर बोलो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट जो है ना, तो इंडिविजुअल एसेट वाइज कुछ का नहीं करना है, यहाँ पे टोटलिटी बेसिस में कंपनी का नेट वर्थ तो वो कैलकुलेट कर, नेट वर्थ, कोई भी कंपनी का नेट वर्थ कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। यहाँ पे आउटसाइड लाइबिलिटी का बात करें, दैट इज अ नेट वर्थ, यही तुम्हारा नेट वर्थ है, राइट। एसेट माइनस लाइबिलिटीज, एसेट माइनस लाइबिलिटीज, एसेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। दूसरा तरीका क्या है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है, ये है। बट इस अप्रोच में जाना नहीं है, हमको एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी से नेटवर्थ कैलकुलेट करना है। जो नेटवर्थ आएगा वही है कंपनी का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ओके, लॉजिकल भी है, बिकॉज जो हम जब कोई कंपनी के, हम अपना कंपनी को जब बेचते हैं तो मेरा कंपनी का वैल्यूएशन क्या होना चाहिए, एटलीस्ट नेटवर्थ, मिनिमम तो नेटवर्थ जो है मेरा वो तो मिले एटलीस्ट, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या फिर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट यहाँ पे क्या होगा, नेटवर्थ, ठीक है, दैट इज बुक वैल्यू ऑफ एसेट माइनस बुक वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज।
बुक वैल्यू ऑफ एसेट माइनस बुक वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। बैलेंस शीट का एसेट साइड में जो भी एसेट है उसमें कुछ फिक्स्ड एसेट है, करंट एसेट है, सब एसेट आ जाएगा माइनस लायबिलिटीज। बट यहाँ पे याद रखना, अगर एसेट में कुछ डेप्रिसिएबल एसेट है, अगर एसेट में कुछ डेप्रिसिएबल एसेट है तो उसका एज पर अकाउंट्स जो बैलेंस शीट में रिटन डाउन वैल्यू है वो नहीं लेना, तुमको रिटन डाउन वैल्यू एज पर इनकम टैक्स एक्ट लेना है। रिटन डाउन वैल्यू एज पर इनकम टैक्स एक्ट लेना है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो जो वैल्यू दिया हो उसी को मान लो कि रिटन डाउन वैल्यू एज पर इनकम टैक्स एक्ट है। अगर क्वेश्चन में अलग से मेंशन किया हुआ है तो उसी वैल्यू को तुमको कंसीडर करना है। फाइन। दूसरा, अगर कुछ कैपिटल एसेट ऐसा है जो कि ना सेक्शन 35 एडी में हम बेनिफिट ले चुके हैं, उसका कॉस्ट वैल्यू से नहीं लिया। सेक्शन 35 एडी क्या है? पीजीबीपी का एक सेक्शन है। यहाँ पे क्या बोलता है, अगर कुछ एसेट वहाँ पे क्वालिफाई, अगर उस टाइप का कैपिटल एसेट वगैरह हम लोग परचेस करते हैं उस वहाँ पे 100% डिडक्शन मिलता है। तो ऑलरेडी तुमको डिडक्शन मिल चुका है, दोबारा यहाँ पे 35 एडी में डिडक्शन नहीं मिलने वाला। ओके। तीसरा, इन केस ऑफ अदर एसेट द बुक वैल्यू ऑफ सच एसेट, लाइक यहाँ पे क्या हो गया, नॉन डेप्रिसिएबल एसेट, जितना भी नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है, नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है, करंट एसेट, जितना भी करंट एसेट लाइक स्टॉक इन ट्रेड, डेटर, फेटर, ये सब तुम्हारे यहाँ बिल्स रिसीवेबल, कैश इन हैंड, ये सब तुम्हारे यहाँ पे आ जाएगा। ओके। दूसरा, अगर तुम्हारा क्वेश्चन में एसेट का रीवैल्यू, सपोज तुम्हारा क्वेश्चन में दिया हुआ लैंड का रीवैल्यूएशन हुआ था 2 लाख रुपये से, 2 लाख रुपये तुमको फिर कम कर देना है। बिल्डिंग का रीवैल्यूएशन, कुछ भी अदर कोई एसेट का रीवैल्यूएशन होता है तो रीवैल्यूएशन के इम्पैक्ट को तुमको इग्नोर करना है। अगर रीवैल्यूएशन होकर एसेट का वैल्यू बढ़ा हुआ है तो कम कर दो, ठीक है। अगर डीवैल्यूएशन होकर कम हुआ है तो बढ़ा दो, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन का इफेक्ट को तुमको इग्नोर करना है, एक्सक्लूड करना है, हटा देना है। दूसरा चीज़, यहाँ पे कुछ इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इंडेक्सेशन के लिए तुम, जैसे कि फॉर एग्जांपल इससे पहले जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वगैरह लॉस वगैरह कैलकुलेट कर रहे थे हम लोग, वहाँ पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल रहा था, बट यहाँ पे कुछ इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो जब भी तू समझ में कैसे है कि स्लम सेल क्वेश्चन में बता देगा कंपनी का 2-3 डिवीजन से एक डिवीजन सेल करा एज लमसम कंसिडरेशंस, ठीक है। तो जो उसका जो फेयर मार्केट वैल्यू होगा उस डिवीजन का, ठीक है, ऑल एसेट्स लायबिलिटी लेके, तो वो तुम्हारा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा। तो उससे मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा, जो नेट वर्थ कैलकुलेट करेंगे, बुक वैल्यू ऑफ एसेट माइनस लायबिलिटीज, ठीक है, वो नेट वर्थ विल बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। यहाँ पे कुछ इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। बट जब भी नेट वर्थ कैलकुलेट करेंगे, 4 पॉइंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर तुम्हारा क्वेश्चन में कोई डेप्रिसिएबल एसेट लाइक मशीनरी, फर्नीचर, एक्सेट्रा, प्लांट में से एक्सेट्रा, ये सब डेप्रिसिएबल एसेट होता है, बिल्डिंग्स, ये सब डेप्रिसिएबल एसेट, उसका अगर रिटन डाउन वैल्यू दिया एज पर इनकम टैक्स एक्ट दिया हुआ तो वो वैल्यू कंसिडर करना है। अगर कोई एसेट 35 एडी में कवर किया हो तो उसका वैल्यू नील होगा। अगर बाकी कोई भी जितना भी एसेट है वो सब एज पर अकाउंट्स में जो तुम्हारा रिटर्न वैल्यू दिया हुआ है, एज पर बैलेंस शीट में वो वैल्यू दिया हुआ, वही वैल्यू तुमको कंसीडर करना है। ओके। गुडविल वगैरह है तो ऑन सेल्फ जनरेट होगा, तो इन लोगों का परचेज गुडविल होगा तो उसका कॉस्ट आएगा ऑब्वियसली। रीवैल्यूएशन इंपैक्ट अगर है तो उसको इग्नोर करना है, इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे सब पीओएच क्या होगा, यहाँ पे पीओएच 36 मंथ्स वाला क्राइटेरिया। अगर 36 मंथ से ज़्यादा है तो लॉन्ग टर्म होगा, कम है तो क्या होगा, शॉर्ट टर्म होगा, कम है तो क्या होगा, शॉर्ट टर्म होगा। शॉर्ट टर्म ये सब डिटेल में हम लोग क्लास में डिस्कस किए। देखो इस टाइप का एक सम्स आया था, लाइक एक डिवीजन है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, तो तुमको जो यहाँ पे सॉफ्टवेयर तो जो बेच रहे उसी का क्या करना है, यहाँ पे हमको नेट वर्थ निकाल लेते हैं, उसी का क्या करना है, यहाँ पे एसेट का वैल्यू लेना, उसी के लायबिलिटीज़ को माइनस करना है। अगर डेप्रिसिएबल एसेट हो पहले उसको निकालो, नॉन डेप्रिसिएबल एसेट को अलग से कैलकुलेट करो, करके कैलकुलेट करना है। ओके, ये सम्स भी हम लोग डिटेल में किए थे। अब हम आ जाते हैं तुम्हारा एग्जाम्शंस पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी तक कैसे कैपिटल गेन वगैरह कैलकुलेट करना है वो हम लोग देख चुके हैं, राइट। ओके, तो अब क्या है, कैपिटल गेन टैक्स लायबिलिटी से बचने के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट अगर हम लोग करते हैं तो वहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। तो इनकम टैक्स हम लोगों को कैपिटल गेन का टैक्स प्लानिंग के लिए कुछ सेक्शन बताया है, लाइक सेक्शन 54 है, 54B है, 54EC है, 54F है, 54D है, GA है, GB है। तो देखते हैं अगर कैपिटल गेन का टैक्स लायबिलिटी कम करना है तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आपको क्लाइंट को एडवाइस देना है कि हाउ टू रिड्यूस द कैपिटल गेन टैक्स लायबिलिटी, तो हम लोग क्लाइंट को एडवाइस दे सकते हैं कि इस जगह पे इन्वेस्टमेंट करो तो यू विल गेट दी एग्जेम्पशंस। यहाँ पे एग्जेम्पशन मिल सकता है, कैसे। फर्स्ट एग्जाम्पशन हम लोग डिस्कस करते हैं, क्या है, सेक्शन 54। तो सेक्शन 54 बेसिकली एप्लीकेबल है इंडिविजुअल एंड एचयूएफ के लिए, इंडिविजुअल एंड एचयूएफ के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा एसेट इन्वॉल्व है, अगर कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हम ट्रांसफ़र किए जो कि ना एक रेसिडेंशियल हाउस था, अगर हम लोग अगर कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट ट्रांसफ़र किए जो कि ना रेसिडेंशियल हाउस है, तो वहाँ पे ट्रांसफ़र किए तो मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लायबिलिटी क्रिएट हुआ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, ठीक है। अब इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से कुछ एग्जेम्पशन मिल सकता है।
अगर इस पैसा को हम इन्वेस्ट करते हैं एक दूसरा एक आरएच परचेस करें, दैट इज दूसरा अगर हम रेसिडेंशियल हाउस परचेस करते हैं या फिर कोई अगर रेसिडेंशियल हाउस कंस्ट्रक्ट करते हैं इंडिया में, ओके, परचेस कर सकते हैं या फिर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। अगर कोई रेसिडेंशियल हाउस परचेस करना है उसका टाइम लिमिट क्या है दोस्त, अगर ट्रांसफ़र से पहले परचेस कर लिए हैं हम तो लास्ट 12 मंथ्स हमको चेक करना है, 1 साल का अंदर तुम कर लो, ट्रांसफ़र से 1 साल का अंदर पीछे। अगर ट्रांसफ़र के बाद किए तो फ्रॉम डेट ऑफ ट्रांसफ़र से 2 साल का अंदर परचेस कर लेना है, ओके। तो अगर कंस्ट्रक्शन करना है तो ट्रांसफ़र से 3 साल का अंदर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए। बट प्रॉब्लम इज़ दैट हम लोग रिटर्न फाइलिंग कब करते हैं, 30, अगर इंडिविजुअल है तो 31 जुलाई। अगर आप रिटर्न फाइलिंग डेट तक ये एसेट परचेस नहीं कर पाए, ऑल दो टाइम लिमिट दिया हुआ 2 साल, टाइम लिमिट दिया हुआ 3 साल, तो ऑब्वियसली बात 31 जुलाई के अंदर अंदर तो हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर आप परचेस कर लिए तो कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट जो है, ठीक है, वो डिडक्शंस मिल जाए, उसका एग्जाम्शन मिल जाएगा। अगर आप अगर रिटर्न फाइलिंग डेट से पहले नहीं कर पाए तो आपको जितना लगता है कि आपका इन्वेस्टमेंट खर्चा होगा उतना आप CGDS स्कीम, कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में जाके अमाउंट जमा कर दो, तो जितना अमाउंट आप जमा करोगे उतना आपको एग्जाम्शन मिल जाएगा, ठीक है। ऑल दो द टाइम लिमिट दिया हुआ है कि अगर परचेस करना है तो अगर 12 मंथ्स पहले परचेस कर ले तो वेल गुड, तुमको पूरा मिल जाएगा यहाँ पे। अगर बाद में करना है ट्रांसफ़र के बाद तो 2 साल के अंदर करना है, ओके। कंस्ट्रक्शन करना है 3 साल के अंदर, बट 31 जुलाई के अंदर अगर ये नहीं हुआ तो हमको CGDS स्कीम, कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में जाके अमाउंट जमा करना है, जितना जमा करेंगे उतना हमको एग्जाम्शन मिलेगा, फाइन। दूसरा चीज़, तो ये जो एग्जाम्शंस है बेसिकली एक घर का मिलता है, बेसिकली एक घर का मिलता है, बट अगर आपका कैपिटल गेन का लाइव जो हुआ वो अगर 2 करोड़ से कमती है, ठीक है, तो आप 2 घर का भी एग्जाम्शन, 2 RH, 2 रेसिडेंशियल हाउस परचेस करोगे तो उसका भी एग्जाम्शन मिल जाएगा। बट दिस ऑप्शन इज वंस इन अ लाइफ टाइम मिलेगा, ये अपॉर्चुनिटी वंस इन अ लाइफ टाइम मिलेगा। बट अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 करोड़ से कमती आया है, ठीक है, तो आप 1 से ज़्यादा घर भी अगर परचेस करते हो 2 घर का एग्जाम्शन मिल जाएगा, बट ये वंस इन अ लाइफ टाइम है, उसके बाद 1 घर का ही मिलेगा। नॉर्मली 1 घर का मिलता है, अगर 2 करोड़ से ऊपर कैपिटल गेन है तो 1 घर का एग्जाम्शन मिलेगा, ठीक है। एक घर में अगर 2 भी घर आप परचेस किए तो एक ही घर में आप एक ही घर का ही आपको मिलेगा, ठीक है। अगर 2 करोड़ से कमती है तो 1 से ज़्यादा अगर हम घर में पर इन्वेस्टमेंट किए पर 2 फ्लैट अगर परचेस किए तो 2 फ्लैट का भी मिल जाएगा वंस इन अ, बट दिस इज अ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटीज, राइट। तीसरा कंडीशन, कभी कभी ये जो एग्जाम से मिलता है ये विड्रॉ भी हो सकता है। कब विड्रॉ हो सकता है, ये जो न्यू एसेट वगैरह हम परचेस किए हैं ना, सपोज एग्जाम्शन लेने के लिए हम न्यू एसेट परचेस किए थे या फिर ये प्रॉपर्टी न्यू रेसिडेंशियल हाउस हम क्या किए थे, कंस्ट्रक्शन किए थे, ये 3 साल तक इसका लॉकिंग पीरियड है, 3 ईयर्स तक, 3 साल तक हम इसको दोबारा बेच नहीं सकते। अगर हम 3 साल का अंदर बेच दिए तो जिस साल भी हम बेचे होंगे इस प्रॉपर्टी के ऊपर फिर से कैपिटल गेन टैक्स होगा, तो वहाँ पे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशंस होगा माइनस जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन करेंगे, इस कॉस्ट से जो पहले हमको एग्जाम्शन मिला था वो माइनस कर देने पड़ेगा, उसके बाद तुमको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मिलेगा। सपोज हम यहाँ पे 20 लाख रुपये परचेस किए थे, 20 लाख रुपये परचेस किए थे, उसमें 10 लाख का यहाँ पे एग्जाम्शन मिला था, बाद में 3 साल के अंदर अंदर हम इस एसेट को सेल कर दिए, तो सपोज 30 लाख में सेल किया, 30 लाख माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 20 लाख जो था, 20 लाख कम होके माइनस 10 लाख हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे जो एग्जाम्शन दिया था वो यहाँ पे विड्रॉ हो जाएगा, कॉस्ट से माइनस कर देगा ये लोग, ठीक है, कॉस्ट से वो एग्जाम्शन माइनस हो जाएगा। क्लास में डिटेल में हम लोग किए थे। दूसरा, अगर आप बोले हम लोग क्या किए, एक्चुअल में हम परचेस नहीं किए थे तो हम क्या किए, CGDS स्कीम में अमाउंट जमा करके एग्जाम्शन क्लेम कर लिए थे। अब इनकम टैक्स 3 साल तक आपको कुछ नहीं बोलेगा, 3 साल बाद वो आपका कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम को चेक करके बोल देखेगा क्या कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में जितना आप अमाउंट डिपॉजिट किए थे पूरा खर्चा हुआ कि नहीं हुआ। अगर खर्चा नहीं हुआ, अगर कुछ अनयूटिलाइज बैलेंस गिरा हुआ, दैट विल बी टैक्सेबल एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। 3 साल के बाद वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो सपोज हम 30 लाख रुपए जमा कर दिए थे, हमको लगा था कि लग हो जाएगा, बट एक्चुअली में हम 25 लाख ही खर्चे किए, 5 लाख अनयूटिलाइज है, 3 साल हो गया तो 5 लाख जो है यहाँ पे एग्जाम्शन मिल गया, तो ये यहाँ पे फिर टैक्सेबल हो जाएगा एज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ओके। तो सेक्शन 54 क्या बोलता है, अगर कोई भी हम रेसिडेंशियल हाउस बेचते हैं जो कि लॉन्ग टर्म है, उसका बदले एक दूसरा अगर रेसिडेंशियल हाउस परचेस करते हैं या फिर कंस्ट्रक्शन करते हैं, टाइम लिमिट क्या है, 1 साल पहले करो या फिर 2 साल का अंदर कर लो ट्रांसफर का डेट के बाद, कंस्ट्रक्शन का 3 साल के बाद, या फिर अगर नहीं कर पाए 31 जुलाई के अंदर तो पहले CGDS स्कीम में जमा कर दो, उसके बाद आप कंस्ट्रक्शन ये सब कंप्लीट कर लो, ठीक है, तो आपको एग्जाम्शन मिल जाएगा। बट समटाइम्स ये एग्जाम्शन
विड्रॉ भी हो सकता है। अगर ये जो नया एसेट हम परचेस किया या घर बनाए या अगर 3 साल के अंदर बेच दिए तो दोबारा, तो जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पे है माइनस उतना से कम हो जाए जितना हमको एग्जेम्पशन मिला था। तीसरा, 3 साल का अंदर 3 साल के बाद भी अगर कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में कुछ बैलेंस रह जाता है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ओके, और यहाँ पे क्या है, नॉर्मली एक ही रेसिडेंशियल हाउस का एग्जेम्पशन मिलता है, बट अगर आपका कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल 2 करोड़ से कमती है तो वंस इन लाइफ टाइम 2 घर का भी आप एग्जेम्पशन ले सकते हो। तो आप क्लाइंट को एडवाइस जैसे, तो अगर क्लाइंट ने एक रेसिडेंशियल हाउस वगैरह बेचा, उसमें कैपिटल गेन टैक्स लाइबिलिटी कम करना है तो दूसरा रेसिडेंशियल हाउस परचेस कर सकता है इस टाइम लिमिट का अंदर। ओके, उसके बाद हम लोग डिस्कस करें सेक्शन 54 कैपिटल बी। ये भी इंडिविजुअल एंड एचयूएफ के लिए एप्लीकेबल है। यहाँ पे क्या है, अगर कोई एग्रीकल्चरल लैंड जो कि ना अर्बन एरिया में था उसको हम ट्रांसफ़र किए, ऑब्वियसली अगर रूरल इंडिया वाले ट्रांसफ़र करते तो कैपिटल गेन टैक्स लगता ही नहीं, बिकॉज वो तो कैपिटल एसेट था ही नहीं। तो अर्बन एरिया में था, उसको हम ट्रांसफ़र किया तो वहाँ पे लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म जो भी कैपिटल गेन हुआ। ओके, अब उससे बचने के लिए क्या कर सकते, उससे अगर हमको एग्जेम्पशन चाहिए, कैपिटल गेन का टैक्स से एग्जेम्पशन चाहिए, तो उसके लिए हमको एक दूसरा एग्रीकल्चर लैंड परचेस करने पड़ेगा, आइदर अर्बन एरिया में या फिर रूरल एरिया में। सेल अर्बन एरिया पे वाला में था, बट परचेस हम कहीं पे भी कर सकते हैं, बट इन इंडिया होना चाहिए। इसका केस में क्या है, 2 साल के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। 2 साल फ्रॉम डेट ऑफ ट्रांसफर से 2 साल, अगर नहीं कर पाए रिटर्न फाइलिंग डेट से पहले तो भाई CGTS स्कीम में पहले जमा कर दो, तो क्लेम कर लो, फिर बाद में 2 साल के अंदर परचेस कर लेना। अगर 2 साल के बाद भी CGTS स्कीम में बैलेंस बचा तो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। और ये जो हम लैंड परचेस किए थे 3 साल तक बेच नहीं सकते, अगर बेच दिया तो जितना में पहले एग्जाम से मिला था उतना यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जब कैलकुलेट करेंगे FBC माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, कम होके उसके बाद इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। ओके, नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन 54 EC। सेक्शन 54 EC क्या है, सेक्शन 54 EC क्या है, यहाँ पे बोल रहे हैं अगर आप कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट ट्रांसफर किए, जो कि एक लैंड है, बिल्डिंग है, या फिर दोनों, इट कोड भी रेसिडेंशियल हाउस ऑल्सो RH भी हो सकता है। सपोज कोई भी आप लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेचे जो कि ना लैंड एंड बिल्डिंग है, ठीक है, एंड उससे अगर आपको एग्जेम्पशन चाहिए, वहाँ पे जो कैपिटल गेन टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट हो रहा है या फिर जो भी कैपिटल गेन है उसका अगर आपको एग्जेम्पशन चाहिए तो उससे आप एक काम कर सकते हो, आप बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। किसका, NHAI का बॉन्ड, RECL का बॉन्ड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का बॉन्ड, या फिर इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन का बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। NHAI, RECL, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये 4 कंपनी का बॉन्ड में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो हमको एग्जेम्पशन मिल सकता है। सिचुएशन कब आया, अगर एक लैंड एंड बिल्डिंग वगैरह हम ट्रांसफर किए जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट था, वहाँ पे जो मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया है उससे एग्जेम्पशन मिल सकता है अगर हम NHAI, RECL, PFCL या फिर इंडियन रेलवे पे फाइनेंस कॉर्पोरेशन का बॉन्ड में परचेस करते हैं। तो इसका टाइम लिमिट क्या है, 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। जिस दिन हम ट्रांसफर कर रहे लैंड एंड बिल्डिंग वगैरह बेचा उससे 6 महीने के अंदर अंदर परचेस कर लेना चाहिए। ओके, बट मैक्सिमम एग्जेम्पशन कितना मिलेगा, 50 लाख, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, 50 लाख 50 लाख 50 लाख। दूसरा, ये जो बॉन्ड वगैरह हम परचेस की इसको 5 साल तक लॉकिंग पीरियड है, 5 साल तक इसको हम दोबारा सेल नहीं कर सकते। अगर 5 साल का अंदर अंदर हम सेल कर दिए तो जितना एग्जेम्पशन दिया था उतना टैक्सेबल हो जाएगा इन द ईयर ऑफ सेल एज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ओके, तो सेक्शन 54 इसे क्या बोलता है, अगर लॉन्ग लैंड एंड बिल्डिंग वगैरह लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट वगैरह जो हम बेचते हैं उसमें अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया तो उससे एग्जेम्पशन मिलने के लिए हमको NHAI, RECL, PFCL या फिर इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन का बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है। 6 मंथ्स के अंदर 50 लाख का एग्जेम्पशन मिल जाएगा, बट याद रहे 5 साल तक हम बेच नहीं पाएंगे। 5 साल के अंदर अगर हम बेच दिया तो जितना एग्जेम्पशन मिला था दैट विल बी टैक्सेबल एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या था ये, सेक्शन 54 कैपिटल F। सेक्शन 54 कैपिटल F ये इंडिविजुअल के लिए भी एप्लीकेबल है, HUF के लिए भी एप्लीकेबल है। ये जो 54 इसी था और ये कंपनी के लिए भी एप्लीकेबल था। ओके, सेक्शन 54F जो है ये इंडिविजुअल HUF दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ये क्या बोलता है कि सर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट एक्सक्लूडिंग रेसिडेंशियल हाउस। देखो रेसिडेंशियल हाउस के लिए ऑलरेडी सेक्शन 54 था, फिर अगर वहाँ पे 54 EC में भी मिला तो बोला अगर सपोज लॉन्ग रेसिडेंशियल हाउस नहीं है, लैंड एंड बिल्डिंग नहीं, कुछ और हम बेचे लाइक शेयर्स हो सकता है, डिवेंचर हो सकता है, ज्वेलरी, गोल्ड वगैरह, एनी काइंड ऑफ कैपिटल एसेट एक्सक्लूडिंग रेसिडेंशियल हाउस तो बेचे, वहाँ पे मेरा कैपिटल गेन हुआ तो उस कैपिटल गेन से कैसे एग्जाम से मिल सकता है, तो उसके लिए आपको एक दूसरा रेसिडेंशियल हाउस परचेस करने पड़ेगा इन इंडिया। ओके, याद रहे मैक्सिमम एक घर ओल्ड होगा तो दूसरा मिल सकता है। अगर एक से ज़्यादा ऑलरेडी आपके पास घर है, 2 घर है, तो ये एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम जब आप एग्जेम्पशन क्लेम करोगे आपके पास एक पुराना घर रहना चाहिए और एक ही नया घर, मैक्सिमम 1+1 2 होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, तो क्वेश्चन है सर कब, इसका टाइम लिमिट क्या है, कब तक परचेस करना है। तो अगर आप ट्रांसफ़र से पहले करना है तो भाई एक लास्ट 12 मंथ्स के अंदर कर लिया होगा तुम तो ठीक है।
अगर ट्रांसफ़र से पहले नहीं किए तो बाद में करना है, तो ट्रांसफ़र से 2 साल का अंदर कर लो। कंस्ट्रक्शन करना है तो ये 3 साल का अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। ओके, बट प्रॉब्लम इज़ दैट अगर 31 जुलाई के अंदर हम नहीं कर पाएँ तो क्या होगा, CGDS स्कीम में आप जमा करो, जितना जमा करोगे ठीक है उतना आपको एग्जामेशन मिल जाएगा। ठीक है, फिर उसके 3 साल बाद वो चेक करेगा, कुछ अनयूटिलाइज बैलेंस है तो टैक्सेबल हो जाएगा। क्वेश्चन इज दैट अगर ये जो रेसिडेंशियल हाउस वगैरह परचेस किए थे तो यहाँ पे क्या सेम जैसे सेक्शन 54 में था, यहाँ पे भी सेम है, 3 साल तक लॉकिंग पीरियड है, 3 साल तक इसको बेच नहीं सकते। अगर हम बेच दिया तो क्या हो रहा था, सेक्शन 54 में कॉस्ट से माइनस हो जाता है, यहाँ पे कॉस्ट से माइनस नहीं होगा, डायरेक्टली टैक्सेबल हो जाएगा एज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन द ईयर ऑफ सेल। अगर 3 साल के अंदर ये नया RH अगर हम बेच दिए तो। ओके, यहाँ पे एग्जाम्पशन क्या मिलेगा, यहाँ पे प्रोपोर्शनेटली मिलेगा, प्रोपोर्शनेटली मिलेगा। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करना है, सिंपल सा चीज़ है यार, नेट कंसिडरेशन अमाउंट जितना जमा किए या फिर अगर नया घर परचेज किए डिवाइडेड करना है नेट कंसिडरेशन। नेट कंसिडर क्या होता है, सेल्स माइनस एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर। तो कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस और CGDS में जितना अमाउंट डिपॉजिट किया उसको डिवाइड करना नेट कंसिडरेशन से, मल्टीप्लाई करना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से, इतना प्रोपोर्शनेटली यहाँ पे एग्जाम्पशन मिलेगा। ठीक है, तो अभी तक अगर हम ब्रीफ करते हैं, बेसिकली सपोज अगर तुम्हारा क्वेश्चन में ये रहा कि सर एक रेसिडेंस कोई किसी ने रेसिडेंशियल हाउस बेचा है तो उससे अगर एग्जाम चाहिए तो क्या करना चाहिए, तो दूसरे रेसिडेंशियल हाउस परचेस कर लो, तो जिसके लिए आपको सेक्शन 54 का एग्जाम्शन मिल, इसमें क्या होगा, सेक्शन 54 में आपको एग्जाम्शंस मिल जाएगा। तो सेक्शन 54 में एग्जाम्शन मिल जाएगा यहाँ पे, राइट। तीसरा, रेसिडेंशियल हाउस बेचे हैं, ठीक है, ये लैंड एंड बिल्डिंग बेचे, चाहे रेसिडेंशियल हो, यहाँ पे रेसिडेंशियल प्लस कॉमर्शियल दोनों यहाँ पे कवर है, दोनों कवर है यहाँ पे। ठीक है, अब इससे अगर एग्जाम्शन चाहिए तो एक काम करो, आप 4 कंपनी का बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दो, NHAI, RECL, पावर फाइनेंस या इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो 6 मंथ्स का अगर हम कर दिए तो 50 लाख तक का हमको एग्जाम्शन मिल सकता है, मैक्सिमम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ज़्यादा नहीं मिलेगा। ओके, बट ये भी 5 साल तक होल्ड लॉकिंग पीरियड है। अब सपोज अगर हम अर्बन लैंड वगैरह बेचे हैं तो तुम रूरल अर्बन कुछ भी ले लो तो वहाँ पे एग्जाम्शन मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 54F क्या था, लैंड एंड बिल्डिंग छोड़कर रेसिडेंशियल हाउस छोड़ के कुछ और अगर हम कैपिटल एसेट वगैरह बेचे हैं लॉन्ग, जो कि ना लॉन्ग टर्म है, उससे अगर एग्जाम्शन चाहिए तो एक काम करो, आप रेसिडेंशियल हाउस परचेस कर लो, वही 2 साल 3 साल 1 साल पहले करे तो 1 साल 2 साल 5 3 साल वाला लिमिट है, यहाँ पे एग्जाम्शन मिल जाएगा। बट याद रहे एट एनी पॉइंट जब आप इस टाइम पे एक ओल्ड हाउस में और एक न्यू हाउस, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, उसके बाद था सेक्शन 54D। सेक्शन 54D क्या बोल रहा था, सब क्या है, समटाइम्स गवर्नमेंट क्या क्या कंपल्सरी एक्वायर कर लेता है इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स को, तो अगर कंपल्सरी एक्वायर किया दिस इज ऑल्सो ट्रांसफर, राइट। अब यहाँ पे जब ट्रांसफर हुआ कैपिटल गेन टैक्स, कैपिटल गेन अराइज हुआ कंपनी के हाथ में, कंपनी अगर इससे एग्जाम्शन चाहता है तो एक काम करो, न्यू फैक्ट्री बिल्डिंग वगैरह तो परचेस कर लो, जो भी न्यू फैक्ट्री लैंड बिल्डिंग मशीनरी वगैरह परचेस करेगा वहाँ पे इसको एग्जाम्शन मिल जाएगा। 3 साल का अंदर करना है, अगर बाद में 3 साल का अंदर का सेल कर दिया तो जब सेल करेगा फिर से कैपिटल गेन टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट होगा, वहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से वो माइनस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग किए थे नेक्स्ट क्या है, सेक्शन 54G। सेक्शन 54G क्या था, बेसिकली अगर कोई इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग अपना आपको शिफ्ट कर रहा है अर्बन एरिया से सेमी अर्बन या रूरल, यहाँ पे भी अगर कुछ सेल वगैरह किया, कुछ कैपिटल गेन टैक्स कैपिटल गेन आ रहा है तो वहाँ से एग्जाम्शन के लिए वो न्यू फैक्ट्री लैंड बिल्डिंग वगैरह में अगर प्लांट एंड मशीन वगैरह इन्वेस्टमेंट करेगा तो वहाँ पे एग्जाम्शन मिल जाएगा। सेम अगर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को अगर उसे CZ में स्विच ओवर कर रहा है, शिफ्टिंग कर रहा है, तो वहाँ पे भी सेक्शन 54GA का एग्जाम्शन मिल जाएगा। ओके ओके, अब हम लोग डिस्कस करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 54GB, ये फाइनल लेवल पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सेक्शन 54GB क्या बोलते हैं, अगर सपोज कोई इंडिविजुअल्स वगैरह है, उन्होंने कुछ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट जो कि ना एक रेसिडेंशियल हाउस था उसको ट्रांसफ़र किया। ओके, उसको ट्रांसफ़र करके जो कैपिटल गेन हुआ उससे अगर उसको एग्जाम्शन चाहिए तो उसके लिए क्या करने पड़ेगा, जो भी MSME कंपनी रहता है, MSME कंपनीज रहता है या फिर जो भी स्टार्टअप कंपनी रहता है उसका 25% इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करने पड़ेगा। ठीक है, विद इन रिटर्न फाइलिंग डेट अगर इन्वेस्ट कर दिया तो उसके बाद जो सामने वाला कंपनी उसका लायबिलिटी क्या होता है, 1 साल का अंदर अंदर उस इन्वेस्टमेंट से क्या करना है,
उसको न्यू फैक्ट्री प्लांट एंड मशीनरी वगैरह परचेस करना है। अगर कर लिया तो सामने वाला जो इन्वेस्टर था उसको एग्जाम्शन मिल जाएगा। अगर नहीं कर पाया तो उसको CGDS स्कीम में जमा करना है रिटर्न फाइलिंग डेट से पहले, तो उस सामने वालों को एग्जाम्शन मिल जाएगा। तो ये सिनेरियो क्या था यहाँ पे, अगर कोई इंडिविजुअल है, कोई HUF है, कोई इंडिविजुअल है, कोई HUF है, वो क्या किया, कुछ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट वगैरह ट्रांसफ़र किया, ठीक है। तो वहाँ उससे अगर एग्जाम्शन क्लेम करना है उसको इनकम टैक्स में, तो क्या करना है, 25% एटलीस्ट उसका जो अमाउंट है, उसका जो इन्वेस्टमेंट, वो 25 अमाउंट क्या करेगा जो MSME कंपनी है या फिर जो भी एलिजिबल स्टार्टअप कंपनी है उसमें इन्वेस्टमेंट करेगा। एटलीस्ट 25 से भी ज़्यादा इक्विटी शेयर उसको अक्वायर करना है विद इन रिटर्न फाइलिंग डेट। सपोज एक कर लिया, उसके बाद जो सामने वाला कंपनी जहाँ पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, तो वो क्या करेगा, SME या स्टार्टअप कंपनी एक साल, एक सब्सक्रिप्शन से एक साल के अंदर अंदर वो क्या करेगा, न्यू फैक्ट्री प्लांट एंड मशीनरीज वगैरह परचेस करेगा। अगर नहीं कर पाया रिटर्न फाइलिंग डेट से पहले, ठीक है, तो क्या करना है, उसको CGDS स्कीम में जमा करेगा अमाउंट। तो बेसिकली इंडिविजुअल को एग्जाम से कितना मिलेगा, प्रोपोर्शनल मिलेगा। तो जितना सामने वाला कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया, मेरा पैसा वो लेके न्यू प्लांट एंड मशीनरीज वगैरह में, फैक्ट्री बिल्डिंग वगैरह में वो, या फिर अगर CGDS का जमा वो डिवाइडेड बाय नेट कंसिडरेशन इनटू लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इनटू लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ओके, तो सेक्शन 54GB का उसको बेनिफिट मिल जाएगा। ओके, लेट्स कंटिन्यू। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं सर, देखो अब हम लोग अभी तक हम लोग क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं कि सर कैपिटल एसेट क्या होता है, ट्रांसफर क्या होता है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट क्या होता है, पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करना, कोई एसेट अगर 1/4/2001 से पहले परचेस करेंगे तो क्या होगा, ओरिजिनल कॉस्ट है FMB हुई इज हायर लेना है, बट अगर एसेट लैंड एंड बिल्डिंग है तो क्या करना है, इट शुड नॉट बी मोर देन द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू FMB प्राइस, वो सब देखे। फिर हम लोग प्रीवियस ओनर वाला कंसेप्ट देखे वहाँ पे, ठीक है। अगेन हम लोग डिस्कस किए वहाँ पे, तो सर स्लम सेल वाला डिस्कस किए, फिर सेक्शन 50C वाला ट्रीटमेंट देखे हम लोग वहाँ पे, इंश्योरेंस क्लेम, कंपल्सरी एक्विजिशन, कन्वर्सन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, ये सब हम लोग वहाँ पे डिस्कस किए। उसके बाद हम लोग ने जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट वाला भी डिस्कस किया। उसके बाद जितना भी एग्जेम्पशन वाला सेक्शन 54, सेक्शन 54B, सेक्शन 54EC, सेक्शन 54F, सेक्शन 54D, GA, GB सब डिस्कस किया। नाउ एग्जेम्प्टेड ट्रांसफ़र। ओके, तो कैपिटल गेन में कुछ कुछ कैपिटल ऐसे ट्रांसफ़र करने से भी वहाँ पे तुम्हारा कैपिटल गेन टैक्स लायबिलिटी अराइज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल लिक्विडेशन व पार्टीशन वगैरह, कंपनी का अगर लिक्विडेशन होता है तो कंपनी क्या करता है, शेयर होल्डर को एसेट वगैरह देता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, वो एग्जेम्प्टेड ट्रांसफ़र होगा कंपनी के हाथ में भी और शेयर होल्डर कंपनी के हाथ में, ठीक है। अगर HUF का भी क्या करता है, कैपिटल ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन का, तो वो भी तुम्हारा क्या होगा, गिफ्ट, अगर कोई किसी को गिफ्ट देता है कैपिटल एसेट वगैरह, वो भी क्या होता है, एक सेम में ट्रांसफर होता है। जब सामने वाला बाद में इसको सेल करेगा उसके हाथ में फिर टैक्सेबल होगा, उसके कॉस्ट प्रीवियस ओनर का कॉस्ट माना जाएगा, ठीक है। होल्डिंग्स एंड सब्सिडरी कंपनी, अगर होल्डिंग कंपनी उसका 100% सब्सिडरी, याद रहे एक होल्डिंग कंपनी अगर उसका होल्डली ओन्ड सब्सिडरी को अगर कुछ ऐसे कैपिटल एसेट वगैरह ट्रांसफर करता है, सामने वाला सब्सिडरी कंपनी अगर इंडियन कंपनी है, ठीक है, तो ये एक्सेम्बली, ये उल्टा भी हो सकता है, सब्सिडरी भी होल्डिंग को दे सकता है। ये भी तुम्हारा एक्सेम्बली ट्रांसफर था। यहाँ पे लॉकिंग पीरियड था 8 साल तक, वो सामने वाला जो है एसेट को बेच नहीं सकते, ये सब था। ओके, एमलगमेशन डीमर्जर वाला केसेस में भी क्या था, जो भी एमलगमेशन डीमर्जर होता है वहाँ पे भी जो ट्रांसफर होता है कैपिटल एसेट के बिटवीन द एमलगमेटिंग कंपनी एंड एमलगमेटेड कंपनी, तो वो सब भी तुम्हारा क्या है, बाय दी जो एमलगमेटिंग कंपनी एमलगमेटेड कंपनी को ट्रांसफर करते हैं, वो सब भी क्या था, एक सेम ट्रांसफर था। बट याद रहे सामने वाला जो एमलगमेटेड कंपनी है वो इंडियन कंपनी। एमलगमेशन क्या होता है, दो अलग अलग कंपनी मिलकर एक नया कंपनी फॉर्म करता है, दैट इज एमलगमेशन कंपनी। और डीमर्ज में क्या होता है, उल्टा एक कंपनी डीमर्ज हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे जो शेयर होल्डर लोगों को भी जो शेयर्स वगैरह मिलते हैं एमलगमेशन डीमर्ज की वजह से, वो भी वो सब ट्रांसफ़र भी क्या कंपनी के हाथ में क्या है, एक्सेम्प्ट ट्रांसफ़र है। ओके, फिर रिवर्स मॉर्गेज का भी हम लोग डिस्कस किए थे लास्ट में। रिवर्स मॉर्गेज बेसिकली क्या होता है, सब टाइम सीनियर सिटीजन वगैरह को बैंक ऑफर देता है कि आप कोई मॉर्गेज वगैरह करके रेसिडेंशियल हाउस को आप लोन ले लो। अगर उसका डेथ हो गया तो बैंक वहाँ से रिकवर कर लेता है, अगर नहीं हुआ तो बैंक क्या करता है, उसको जो सेल करके जो लोन रिकवर के बाद में कि बैलेंस इसको देते हैं। ये भी हम लोग डिटेल में डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में। आज हम आ जाते हैं शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, लास्ट जो टॉपिक है कि कैपिटल गेन इन केस ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पीपल इन डे टू डे लाइफ दे आर इन्वेस्ट इन द शेयर मार्केट, राइट। तो शेयर मार्केट में जो भी आजकल हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, मोस्टली हम लोग लिस्टेड कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टेड करते हैं। तो अगर आप लिस्टेड कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग इन लिस्टेड कंपनी का शेयर्स, तो वहाँ पे आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो सकता है।
तो आप लोगों को याद होगा इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी का शेयर तो पीरियड ऑफ होल्डिंग 12 मंथ्स था, तो 12 मंथ से कम होगा तो शॉर्ट टर्म, 12 मंथ से ज़्यादा होगा तो लॉन्ग टर्म। तो सपोज एक लिस्टेड इक्विटी कंपनी का शेयर्स था या फिर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में हम लोगों ने ट्रांसफर सेल किया, तो वहाँ पे एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज हो बिकॉज द पीओएच वाज ग्रेटर देन 12 मंथ्स। ओके, तो अब यहाँ पे क्या है, टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट होगा, टैक्स रेट क्या होगा। तो मैक्सिमम क्या होता है, जो भी हम लोग रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज का थ्रू से हम लोग परचेज वगैरह सेल्स ट्रांजेक्शन सेल्स वगैरह करते हैं, परचेज करते हैं, वहाँ पे सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स एसटीटी में सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स चार्ज होता है। तो अगर सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स चार्ज हुआ है, इन दैट केस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है ना 1 लाख तक कुछ टैक्सेबल नहीं है। अगर 1 लाख से ऊपर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ होगा दैट विल बी टैक्सेबल एट द रेट 10%। सेक्शन 112A, सेक्शन 112 कैपिटल ए क्या बोलते हैं, अगर कोई भी इक्विटी शेयर्स लिस्टेड या फिर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड वगैरह हम लोगों ने सेल किया तो वहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल अराइज हुआ, इट इज सब्जेक्ट टू एसटीटी सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स। तो यस टैक्स लगेगा 10% का लगेगा, बट 1 लाख तक नहीं हुआ, 1 लाख के ऊपर जो एक्स्ट्रा कैपिटल, सपोज 2 लाख अगर मेरा कैपिटल 1,50,000 हुआ होगा तो 50,000 को टैक्सेबल होगा एट द रेट 10%, 1 लाख तक एग्जेम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक दूसरा सिचुएशन हो सकता है, सपोज हम अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स में, प्राइवेट कंपनी के शेयर्स वगैरह में हम क्या इन्वेस्ट किए थे, अब उसको शेयर्स करें, तो वहाँ पे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का पीरियड क्या था 12 मंथ्स था, तो वहाँ पे ऑब्वियसली बात है सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स नहीं लगे, तो वहाँ पे इनकम टैक्स जो हो लॉन्ग टर्म के ऊपर 20% लग जाएगा, सब्जेक्ट टू बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। ओके, अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ तो क्या होगा, सपोज 12 मंथ्स के अंदर ही हम क्या किए इक्विटी शेयर्स वगैरह इक्विटी म्यूचुअल फंड वगैरह हम लोग क्या सेल कर दिए, तो वहाँ पे अगर सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स लगा है तो इनकम टैक्स विल बी टैक्सेबल, कैपिटल गेन का टैक्सेबल होगा कितना 15% करके टैक्सेबल टैक्स लगेगा, सेक्शन 311 कैपिटल ए, सेक्शन 311 कैपिटल ए में 15% टैक्स लगेगा। ओके, तो बेसिकली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, एसीटीटी है तो 10% लगेगा, 1 लाख तक ऐसे एग्जेम्प्ट है, बट अगर एसीटी नहीं तो 20% लगेगा। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, ठीक है, एसीटी है तो वहाँ पे 15% लगेगा, 15% टैक्स लगेगा, 15% टैक्स लगेगा। ओके, अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, कोई सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स नहीं है, बेसिकली अगर अनलिस्टेड कंपनी का शेयर्स वगैरह में हम लोग अगर ट्रांजेक्शन करते हैं तो वहाँ पे एसीटी नहीं लगता, वहाँ पे इनकम टैक्स नॉर्मल रेट जो स्लैब रेट होता है वो स्लैब रेट पे लगेगा। सपोज अगर आप इंडिविजुअल हो, सीनियर सिटीजन से एज इज लेस देन 60 ईयर्स तो अप टू 2,50,000 नील, फिर उसके बाद 3 लाख से लेकर 5 लाख 5%, 20%, 30% जैसा था उस तरह से स्लैब लग जाएगा। ओके, तो यहाँ पे सेक्शन 112A अगर हम लोग इसको डिटेल में करेंगे क्या बोलते हैं, यहाँ पे कोई इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये जो आपको लगेगा क्या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10%, यहाँ पे कुछ इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। दूसरा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या माना जाएगा, जो एक्चुअल कॉस्ट है वो हायर ऑफ एक्चुअल कॉस्ट या फिर लोअर ऑफ फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, या फिर जो फेयर मार्केट वैल्यू था 31 जनवरी 2018 में, हुच एवर इज लोअर, इन दोनों में से जो लोअर है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और लोअर ऑफ दोनों कंपेयर के जो हायर होगा दैट विल बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कुछ इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर सेक्शन 112 कैपिटल ए फॉलो कर दैट इज एसीटीटी इन्वॉल्व है, सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स कटा है, इनकम टैक्स विल बी टैक्सेबल, इन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा 1 लाख के ऊपर 10% करके, बट कोई इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, वहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ये माना जाएगा। ओके, तीसरा, अगर अनकोटेड कंपनी का शेयर है दैट इज अनलिस्टेड कंपनी का शेयर है, तो अगर सेलिंग प्राइस फेयर मार्केट वैल्यू से कमती है तो फेयर मार्केट वैल्यू को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा। ये सब लोग डिटेल में डिस्कस किए थे यहाँ पे। ओके, बोनस शेयर है तो उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील होता है। राइट शेयर भी समटाइम्स मिलते हैं हम लोगों को। राइट शेयर हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग सब्सक्राइब कर लिए तो वेल एंड गुड, अगर सब्सक्राइब नहीं कर राइट इंटरनेट में सेल किए तो जितना मैं सेल किया मेरा वहाँ पे कैपिटल लग जाएगा, सामने वाला जो परचेस करता है वो कंपनी को जितना दी वो तो होगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, प्लस जो राइट इंटरनेट में जो पेमेंट किया वो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में ऐड हो जाएगा। तो बेसिकली ये दो इंपॉर्टेंट है, डिस्कस करते अगेन। सपोज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है जहाँ पे हम लिस्टेड कंपनी में इन्वेस्टमेंट किए थे तो पीरियड ऑफ होल्डिंग 12 मंथ चेक करना है, तो 10% टैक्स रेट है, 1 लाख के ऊपर अगर कैपिटल गेन हुआ तो 1 लाख तक एक्सेम्प्ट है, कोई इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या माना जाएगा, द हायर ऑफ एक्चुअल कॉस्ट या फिर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन या फिर एफएमबी हुच एवर इज लोअर जो था वो। ठीक है, दिस विल बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशंस। अगर कुछ अनलिस्टेड कंपनी का शेयर में हम इन्वेस्ट किए तो वहाँ पे पीरियड ऑफ होल्डिंग 24 मंथ्स, टैक्स रेट 20%, इंडेक्स का बेनिफिट मिलेगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या माना जाएगा, सेल या फिर एफएमबी हुच एवर इज हायर। ओके, ये जो हम लोग डिस्कस करते हैं ना इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड
कौन सा फंड है? बेसिकली एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जो अपना फंड का 65% इन्वेस्टमेंट इक्विटी सेक्टर में का, दैट इज कॉल्ड इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। ठीक है, तो यहाँ पे 12 मंथ से, बाकी सब फंड्स का पीरियड ऑफ होल्डिंग 36 मंथ से, जो हम लोग डिस्कस किए थे। ठीक है, टू अवेल द बेनिफिट 10% ऑफ टैक्स। ठीक है, तो उसके लिए तुमको क्या करना है, इक्विटी एसटीडी होना चाहिए, ये सब जो हम लोग डिटेल में भी डिस्कस वगैरह किए हैं। ठीक है, दूसरा चीज़ जो एसटीडी लगता है उसका कुछ बेनिफिट डिडक्शंस नहीं मिलता है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के साथ ऐड भी नहीं होता, बिजनेस में कुछ का डिडक्शंस भी नहीं मिलता। अगर अनकोटेड शेयर से उसका फेयर मार्केट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है, तो बेसिकली 31 जनवरी 2018 में जो हाईएस्ट कोट हुआ था वो रोज इन ट्रांजेक्शन नहीं होगा, तो उसका प्रीवियस डे में जो हाईएस्ट कोट हुआ वो। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, सो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज स्टार्ट किए हैं, तो उसका भी क्विक रिविजन अपलोड कर देंगे। होप आप सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। बट याद रहे, दिस इज जस्ट अ क्विक रिविजन लेक्चर्स। ये लेक्चर तभी आपका हेल्पफुल है जब आप ऑलरेडी एक बार डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। तो इस what you can do, listen this lecture multiple times and accordingly you study from your study mat whatever you are following. Thank you very much. Best of luck.